हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन एग्जाम मार्क प्लेटफॉर्म पे। मैं सलोनी आपका आज लेने जा रही हूँ दूसरा यूनिट हमारे नर्सिंग एजुकेशन का, जो है आपका असेसमेंट एंड प्लानिंग। तो बच्चों, इससे पहले हमने यूनिट 1 ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 बिकॉज बहुत लंबा था वो, तो आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हो। और जो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रही हूँ, इसका पीपीटी आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, एग्जाम मार्क ऐप पे, और उसका जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप लोग चले जाना वहां पे, वहां से आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, आपको ये पीपीटी मिल जाएगी। ठीक, तो बच्चों चलो अब हम अपना नया यूनिट शुरू करते हैं, जो है असेसमेंट एंड प्लानिंग। तो बच्चों, आपको क्या लगता है कि जो असेसमेंट और प्लानिंग होता है क्यों जरूरी क्यों होता है? आपको थोड़ा सा मेरा वीडियो को पॉज करना, पहले आप लोग सोचो कि असेसमेंट और प्लानिंग क्यों जरूरत है हमारे नर्सिंग एजुकेशन में। एक टीचर के लिए असेसमेंट की क्या जरूरत है, एक बच्चे के लिए असेसमेंट की क्या जरूरत होती है, व्हाई वी नीड प्लानिंग। आप लोग थोड़ा सा पॉज करना, इसका आंसर दो। खैर, मैं तो बताऊंगी ही। तो बच्चों, जो हमारा असेसमेंट होता है वो क्यों जरूरत है, किसी टीचर के लिए या एक लर्नर के लिए। तो अगर आप असेस नहीं करोगे तो टीचर को पता कैसे चलेगा कि उसकी कमियां क्या है। अगर आप असेस नहीं करोगे तो आपने बच्चों को जो चैप्टर्स पढ़ाए हैं या जो कंटेंट डिलीवर किया है वो कैसे पता चलेगा बच्चे, आप टीचर को कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने अच्छा किया या बुरा किया है। तो इसके लिए असेसमेंट जरूरी है। और प्लानिंग क्यों जरूरी है? प्लानिंग इसलिए जरूरी है कि अगर आप प्लान नहीं करोगे, आप क्लास में चले गए, आप डायरेक्ट पढ़ाने लगोगे, तो बच्चों को क्या पता कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या कंटेंट डिलीवर करने हैं, आप उनको नहीं पता होगा। ठीक, तो असेसमेंट और प्लानिंग इसलिए जरूरी है। अब यहाँ पे जो हम चैप्टर ये कवर कर रहे हैं, इसमें हम असेसमेंट ऑफ टीचर एक बार देखेंगे, फिर देखेंगे असेसमेंट ऑफ लर्नर। ठीक है, और हमारा इसी का एक पार्ट और है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो है करिकुलम प्लानिंग। तो चलो हम लोग अपना जो यूनिट 2 है उसको शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, पहला जैसे मैंने तुमसे कहा कि हम देखेंगे असेसमेंट ऑफ, हम पहले देखेंगे असेसमेंट ऑफ टीचर। ठीक, कि टीचर को किस तरीके से असेस करते हैं। दूसरा हमारा जो टॉपिक होगा वो कि एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ ए टीचर, एक टीचर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये हम देखेंगे। फिर तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है टीचिंग स्टाइल, एक टीचर कौन कौन से स्टाइल्स का या मेथड्स का यूज करके बच्चों को पढ़ा सकता है, हम ये देखेंगे। असेसमेंट ऑफ लर्नर, हमने टीचर को तो असेस कर लिया, अब लर्नर को कैसे असेस करना है, ये टाइप्स ऑफ लर्नर कौन कौन से होते हैं, डिटर्मिनेंट्स क्या है लर्नर के, लर्निंग नीड्स होते हैं, रेडीनेस टू लर्न एंड लर्निंग स्टाइल, ये तीन जो होते हैं वो डिटर्मिनेंट्स होते हैं आपके लर्निंग के। और आजकल के जनरेशन के जो स्किल होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ द लर्नर, ये हम देखेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा इसमें है बच्चों, वह है मोटिवेशनल फैक्टर। अब जो हमारा सबसे मेन था, मैंने कहा था ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा होता है करिकुलम प्लानिंग। तो करिकुलम प्लानिंग में हम करिकुलम के डेफिनेशन, उसके टाइप, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अप्रोचेस क्या होते हैं करिकुलम प्लानिंग के, और करिकुलम को डेवलप करने के लिए कौन कौन से फैक्टर है जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, और कौन कौन से फैक्टर है जो बैरियर का काम करते हैं किसी करिकुलम को बनाने के लिए, ये हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। और हमारा लास्ट ये जो है, इसमें राइटिंग लर्निंग आउटकम। आप जब भी कोई आउटकम लिखते हो तो लिखते कहते हैं उसको किस तरीके से, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, जनरल ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसका एक फॉर्मेट होता है। जब आप लेसन प्लान, यूनिट प्लान या कोर्स प्लान बनाते हो तो उसमें होता है, आपको पता होगा, बट मैं अभी आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। और लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग कोर्स प्लान, यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान। एज ए नर्सिंग स्टूडेंट आप लोग को पता है कि आप लोग को ऑलरेडी बहुत बार मिल चुका होगा कि यूनिट प्लान बना के लेके आओ, लेसन प्लान बना के आओ। तो ये वही है बच्चों, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने वहां बना लिया, मैं यहाँ बताऊंगी तो आप लोग को समझ में आएगा कि अच्छा ये तो बहुत ईजी सा था, हमें पता था बस समझ नहीं आ रहा था, बट अब समझ में आएगा। तो चलो हम लोग का फर्स्ट जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्वालिटीज ऑफ टीचर। तो बच्चों, आपको क्या लगता है कि अगर कोई टीचर है तो उसकी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? आप लोग थोड़ा सा पॉज करो और सोचो कि आपका कोई टीचर है, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज आपको चाहिए। आप पहले सोचो तो। ठीक, सोच लिया? अब चलो आगे देखते हैं। तो पहला मेरे हिसाब से जो क्वालिटी होना चाहिए एक टीचर का, सबसे इंपॉर्टेंट, वो होता है नॉलेजेबल। अब अगर टीचर के पास नॉलेज ही नहीं है तो आपको डिलीवर क्या करेगा? तो एक टीचर के पास जो क्वालिटी होनी चाहिए, पहली क्वालिटी होती है नॉलेजेबल टीचर होना चाहिए। अ टीचर मस्ट नोन द सब्जेक्ट वेल, एक जो टीचर होता है उसका सब्जेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज नहीं होगा तो बताएगा क्या। जैसे एग्जाम्पल, व्हेन आई टीचिंग इंजेक्शन
The teacher clearly explained IM versus IV route, needle size and medication and absorption. अब एक टीचर किसी इंजेक्शन के बारे में बता रहा है, तो अगर उसको कह रहे हो कि IM इंजेक्शन देना, तो उसको उसके रूट के बारे में पता होना चाहिए, कौन से नीडल के साइज से देना चाहिए। अब इसको ये है कि चला गया है बच्चों को बनाना, उसको पता ही नहीं है कि IM रूट कौन सा होता है, कहाँ से देते हैं, क्या डोज होता है, कौन से नीडल यूज करते हैं। तो एक जो टीचर होता है उसको क्या होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए। तो पहली क्वालिटी आपकी ये होती है। अब दूसरी क्वालिटी देखते हैं बच्चों। जो हमारी दूसरी क्वालिटी होती है वो होता है गुड कम्युनिकेटर। एक जो टीचर होता है वो एक गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, उसको अच्छी बात करना आना चाहिए कि वो अपनी बात बच्चों तक पहुंचा भी पाए, और अगर बच्चा उससे कुछ पूछ रहा है या कह रहा है तो उसको सुने भी। तो एक कैन एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स आइडिया इन सिंपल लैंग्वेज, अगर वो अच्छे से बात कर रहा है तो कोई भी कॉम्प्लेक्स चीजों के इजी वे में बता पाएगा। ठीक, उसके बाद इससे एग्जाम्पल देते हैं। इंस्टीड ऑफ यूजिंग हैवी मेडिकल टर्म्स द टीचर सेज थिंक ऑफ वेन्स एज सॉफ्ट पाइप्स दैट कैरी ब्लड, सो बी जेंटल व्हेन इंसर्टिंग द नीडल। ठीक, अब देखो कोई टफ टर्म यूज ना करके, अगर वो वेन्स को बोलता है कि सॉफ्ट पाइप होता है, उसमें कोई चीज आपको इंसर्ट करनी है तो किस तरह से करनी है, तो ये चीज बताए। ठीक, अब तीसरा, किसी भी टीचर में क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। हर एक टीचर के पास देखो, टीचर नॉलेजेबल होना चाहिए, गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, और एक टीचर के पास क्या होना चाहिए, पेशेंस भी होना चाहिए। क्यों, देखो अंडरस्टैंडिंग दैट स्टूडेंट लर्न एट डिफरेंट स्पीड। अब बहुत सारे टीचर क्या होते हैं कि कोई बच्चा बहुत धीरे कर रहा है और उसको टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है, तो उनको फ्रस्ट्रेट हो जाता है, गुस्सा कर देता है। नहीं, एक जो टीचर होना चाहिए उसके पास पेशेंस होना चाहिए, उसको ये समझना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी पेस होती है, अपनी अपनी नीड होती है। तो इसलिए एक टीचर के पास क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। ठीक, अब आगे देखते हैं। एक सपोर्टिव एंड एनकरेजिंग, जो टीचर होना चाहिए वो हमेशा सपोर्टिव और एनकरेजिंग होना चाहिए। ठीक, अब देख सके बूस्ट स्टूडेंट कॉन्फिडेंस। अब अगर वो एनकरेजिंग होगा तो उससे क्या होगा, जो बच्चे का कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। ठीक, अगर कोई टीचर आपको बहुत मोटिवेट करता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने असाइनमेंट बहुत ज्यादा अच्छा लिखा, तो आपको अंदर से अच्छा लगता है, तो आपको लगता है कि अगली बार मैं और अच्छा करके लेके आऊंगा। बट बच्चों, अगर जस्ट इसका ऐसा हो कि आप लेके गए कोई असाइनमेंट और टीचर ने बोला तुमने बहुत गंदा कर दिया, अच्छा नहीं लिख के लाए, या आपके सामने उसको फाड़ दे या उसमें करेक्शन दे दे, तो आपको लगता है कि अरे यार क्या ही मतलब है, ये नंबर कम दे दे। तो इसलिए एक टीचर जो होना चाहिए वो सपोर्टिव होना चाहिए और एनकरेजिंग होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हम देते हैं कि हमारे जो टीचर के पास एक क्वालिटी ये भी होनी चाहिए कि वो रोल मॉडल के जैसा वर्क करे। ठीक है, ताकि प्रोफेशनल बिहेवियर, अब अगर वो टाइम पंचुअल है, टाइम से आ रहा है, ठीक, वो टाइम से क्लास में आ रहा है, बच्चों से अच्छे से बात करा, वेल ड्रेस्ड होके आ रहा है, तो क्या मतलब है, आपको देख के लगेगा कि यार ये सर ऐसे करते हैं या ये मैम ऐसे करते हैं तो मुझे भी करना चाहिए, या उसने ऐसा कुछ काम किया जिसको देख के आप इंस्पायर हुए। तो टीचर की एक क्वालिटी ये भी होनी चाहिए कि वो रोल मॉडल हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। फेयर एंड अनबायस्ड। बच्चों, एक जो टीचर होना चाहिए उसको फेयर और अनबायस्ड होना चाहिए, कि वो किसी भी बच्चे में भेदभाव ना करे, कि बच्चा कोई किसी बच्चे को ज्यादा नंबर दे, किसी बच्चे को कम नंबर ले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। एक टीचर जो होता है उसकी क्वालिटी ये भी होती है कि वो फेयर होता है और अनबायस्ड होना चाहिए। ठीक है, अडॉप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल। कोई भी जो टीचर होती है उसकी नेक्स्ट क्वालिटी होती है कि वो अडॉप्टेबल हो और फ्लेक्सिबल हो। फॉर एग्जांपल, चेंजेस टीचिंग स्टाइल टू मैच स्टूडेंट नीड। अब मैंने कहा बच्चों, किसी बच्चे को ऐसे पसंद है कि टीचर बोल के पढ़ाए, किसी बच्चे को हो सकता है कि रिटन नोट्स चाहिए हो। तो अब टीचर अगर वो आया है कि मैं आज सिर्फ पढ़ाऊंगा तो लिख के पढ़ाऊंगा, बोलूंगा नहीं, लिखूंगा, नोट्स दूंगा और चले जाऊंगा, मान लो वो बच्चा जो उसको सुन के पढ़ने की आदत है उसके लिए तो बुरा हो गया, लेकिन जब उसको पता चला कि ऐसे नीड्स है बच्चों की, तो वो टीचर क्या करेगा, वो दोनों करेगा, लिख रहा है फिर बोलेगा भी। तो उसने क्या किया, बच्चों के तरीके से अडॉप्ट किया और उसको क्या किया, फ्लेक्सिबल बनाया। रिजिड होके नहीं आया था कि मैं तो उससे थियरी क्लास लेने आऊँ तो थियरी लूंगा, नहीं, उसने क्या किया, फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाई। तो टीचर, एक गुड टीचर की क्वालिटी होती है कि वो क्या करे, अडॉप्टेबल होगा और फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। गुड लिसनर। अब एक जो टीचर होना चाहिए वो गुड लिसनर होना चाहिए, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप उनसे जाके बिना डरे कह सको। ठीक है, ये चीज। पे अटेंशन टू स्टूडेंट डाउट एंड फियर। जैसे एक एग्जांपल दिया है, स्टूडेंट आई एम अफ्रेड ऑफ इंसर्टिंग ए कैथेटर एंड द टीचर लिसन पेशेंटली एंड हेल्प देम बिल्ड कॉन्फिडेंस। अब कोई बच्चे को प्रॉब्लम थी कि वो किसी में कैथेटर नहीं डाल पा रहा, पेशेंट में कैथेटर नहीं इंसर्ट कर पा रहा था, तो वो गया, उससे टीचर से बात की, फिर टीचर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसकी हेल्प की। तो ये चीज है, अगर वो सुनता ही नहीं, गुड लिसनर ही नहीं, तो वहीं पे भड़क जाता, तो बच्चा तो जाता ही नहीं उनके पास। तो एक टीचर की क्वालिटी ये भी होती है कि वो गुड लिसनर होना चाहिए। नेक्स्ट, क्रिएटिव। टीचर जो होता है वो क्रिएटिव होना चाहिए, नई नई आइडियाज जो बिल्डअप करे, जो नई नई चीजें करे, ताकि बच्चों को उस पर पढ़ने में इंटरेस्ट आए। तो जो टीचर होती है वो क्या होना चाहिए, एक क्रिएटिव उसके अंदर होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए।
नेक्स्ट देखते हैं इमोशनली अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथेटिक। अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट प्रेशर्स एंड फीलिंग्स। Example, when a student feel overwhelmed by clinical workload, the teacher say, it's okay, nursing is stressful, take a deep breath, it will help you organize your task. ये तो होता ही है, आपके जो फेवरेट टीचर होता है आप कहते हैं मैम बहुत हेडेक हो गया, बहुत हेक्टिक हो गया, असाइनमेंट लिखने हैं, एग्जाम आ गया है, डेट आ गया है, मैम कैसे करें, मैम थोड़े से कम कर दीजिए ना थोड़ा। बट टीचर आपको क्या करते हैं, आप बहुत कुछ लेके जाते हो, बट जो एक अच्छा टीचर होता है वो आपका ध्यान से पहले बातें सुनता है, फिर आपको क्या कहता है कि नर्सिंग प्रोफेशन है ऐसा बच्चे, इसमें रिक्वायरमेंट उसमें आप कम नहीं कर सकते, थोड़ा सा टाइम दे देगा। अच्छा टीचर होगा, अगर टाइम उसके पास होगा तो डेट थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा कि बच्चा आज नहीं अगर कर पाए तो कल कर लेना। तो ये चीज होती है कि जो टीचर वो इमोशनली अंडरस्टैंडिंग होता है, एम्पैथेटिक होना चाहिए। एम्पैथेटिक का मतलब क्या होता है कि आप अपने आप को आपकी जगह पे रख के उसने देखा कि हाँ बच्चे को प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने की कोशिश की, तो ये भी एक गुड क्वालिटी होती है एक अच्छे टीचर की। ठीक है, नेक्स्ट एक जो टीचर होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, प्लान लेसन क्लियरली एंड सिस्टमेटिकली। कोई भी जो गुड टीचर होता है उसकी क्वालिटी ये भी होती है कि वो ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है, उसको पहले से ही पता होता है कि उसको आज क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट जो तो कॉन्टिन्यूअस लर्नर। ऐसा तो नहीं है कि जो टीचर बन गया उसको सीखने की जरूरत नहीं है, टीचर बच्चों से भी कुछ सीखता है, डेली लाइफ से भी कुछ सीखता है, इन्वायरमेंट से भी कुछ सीखता है। ठीक है, जो टीचर होता है उसकी गुड क्वालिटी ये भी होती है कि वो कॉन्टिन्यूअस लर्नर होता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ऑब्जर्वेंट। जो टीचर होता है वो क्या तो ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, ताकि वो बच्चों के क्या उससे मिस्टेक्स क्या स्ट्रेंथ क्या वो आसानी से देख पाए और समझ पाए। जो एक टीचर होता है वो ऑब्जर्वेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे कि मैंने कहा इंडिविजुअल, हर एक बच्चा उसकी इंडिविजुअलिटी अलग अलग होती है, कोई पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, कोई उतना अच्छा नहीं होता है। तो टीचर जब क्लास में गया तो उसने देखा तो वो ऑब्जर्व किया कि ये बच्चा तो बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे रहा है, कुछ बच्चे हैं वो पीछे बैठे हुए हैं इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, तो उसने इस चीज को पहचाना, तो वो क्या हुआ गुड ऑब्जर्वर। तो एक टीचर को गुड ऑब्जर्वर भी होना चाहिए। ठीक, अब 14th हमारा पॉइंट है, जो 14th है हमारा क्वालिटी वो है मोटिवेशनल। एक जो टीचर होना चाहिए उसको मोटिवेशनल होना चाहिए, उसको अपने बच्चे के ऊपर काम करना चाहिए और बच्चे को हमेशा उसको कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाला टीचर होना चाहिए कि वो खुद का भी कॉन्फिडेंस बूस्ट करे और बच्चों का भी कॉन्फिडेंस बूस्ट करे। ठीक है, उससे क्या होता है वो एनकरेज करता है स्टूडेंट को टू इम्प्रूव एंड नॉट गिव अप, ताकि वो बच्चों को बोले कि गिव अप नहीं करना है अपने लाइफ में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, टीचर शुड बी रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्ट स्टूडेंट डिग्निटी एंड आइडियाज। क्या व्हेन ए स्टूडेंट आस्क अ बेसिक क्वेश्चन द टीचर डज नॉट लाफ और क्रिटिसाइज, इंस्टेड दे रिप्लाई रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्टफुल बच्चों से क्या होता है कि अब कोई बेसिक चीज होता है, फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन हमने कुछ बोलिए फोर्थ सेमेस्टर में जाके, तो कुछ टीचर्स होते हैं जो हंस देते हैं तो बच्चे का डिग्निटी वहां पे लूज, फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन नहीं आ रहा, नहीं ऐसा नहीं करना होता है। जो टीचर होता है उसकी बेस्ट क्वालिटी ये होती है कि वो बच्चों की बात को सुने और उसकी रिस्पेक्ट करे, उस पर हंसे नहीं, तो ये भी एक क्वालिटी होती है। नेक्स्ट आपका होता है अप्रोचेबल, स्टूडेंट फील कंफर्टेबल आस्किंग क्वेश्चन। अब ये भी एक गुड क्वालिटी होती है कि टीचर अप्रोचेबल है तो बच्चा क्या कर रहा है उसके पास जाके उनसे आसानी से सवाल पूछ पा रहा है, तो ये भी एक क्या होती है गुड क्वालिटी ऑफ टीचर होती है। नेक्स्ट इमोशनली स्टेबल, हैंडल स्ट्रेस कामली। अब जो कोई भी स्ट्रेस अगर आता है तो टीचर उस चीज को आराम से हैंडल कर रहे हैं, तो ये भी एक गुड क्वालिटी होती है एक गुड टीचर की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एथिकल, फॉलो प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स, नेवर डिस्क्लोज पेशेंट पर्सनल डिटेल्स इन क्लास विदाउट परमिशन। ये तो आपका क्लिनिकल एरिया का एग्जांपल दिया। अगर हम डेली लाइफ की एग्जांपल क्लासरूम की बात करें तो किसी बच्चा अगर कोई बच्चा किसी टीचर से जाके अपने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स या कोई भी प्रॉब्लम शेयर करता है तो टीचर को होता है कि उस चीज को कभी भी किसी और बच्चे के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए, किसी और टीचर के साथ वो डिस्कस ना करे, तो ये चीज होनी चाहिए, ये गुड क्वालिटी ऑफ टीचर्स में आते हैं। तो वो अपने एथिक्स को फॉलो करे, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना तो चाहे वो पेशेंट का हो चाहे वो बच्चों का है, प्राइवेसी मेंटेन करना हर जगह जरूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्किल्ड इन प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। अब जो टीचर होता है इन नर्सिंग अगर आप बात करो बच्चों तो हमें क्लिनिकल एरिया भी देखना होता है, थियरी भी देखनी होती है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल तो ठीक है टीचर थियरी पढ़ के आया, अब क्लिनिकल में गया उसने आपको सीपीआर तो यहाँ पे थियरी में पढ़ा दिया, अब उसको करना खुद नहीं आता डमी पे या पेशेंट पे, तो आपको कैसे सिखाएंगे। तो वो क्या होगा गुड डेमोन्स्ट्रेटर भी होने चाहिए, इनके अंदर भी उस चीज को परफॉर्म करने के स्किल होने चाहिए, तो टीचर ये भी होता है। कोलैबोरेटिव, अब कोलैबोरेटिव का मतलब ये होता है कि कई सारे लोगों के साथ मिलके काम करना। अब एक टीचर है अगर वो क्लिनिकल एरिया में जा रहा है तो वहां पे तो
तो ये तो टीचिंग स्टाफ है, वहाँ पे आपकी नर्सेज इंचार्ज होंगी, नर्सेज होंगे, अदर स्टाफ होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वार्ड बॉय होते हैं, लेकिन सबके साथ मिलके ही एक हमारा क्या होता है, जो हॉस्पिटल होता है वो रन करता है। तो कोलैबोरेटिव मतलब सबसे कुछ ना कुछ हेल्प लेके बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता है। तो एक गुड टीचर की क्वालिटी होती है कि जब भी वो किसी बच्चे को कुछ पढ़ा रहा हो तो कोलैबोरेटिव मैनर में पढ़ा रहा हो, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना बच्चों। तो ये भी क्या होती है, गुड क्वालिटी ऑफ टीचर होती है कि कोलैबोरेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट हो, अब बच्चों मैंने ना एक इस पे क्वेश्चन पूछता है 5 मार्क्स में आ सकता है, तो मैंने एक निमोनिक रखा था, नर्स, पैशन, केयर, ये 3 वर्ड्स याद करना। अब इसी से जो मैंने ऊपर जितने भी पॉइंट्स बताए वो होते हैं। तो एन से यहाँ पे क्या आपका साइलेंट होता है, आप नॉलेजेबल ही बोलते हो, तो एन फॉर नॉलेजेबल, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग या एम्पैथेटिक होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल, एस फॉर सपोर्टिव, ए फॉर एनकरेजिंग, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, नर्स। अब यहाँ पे पैशन, तो पैशन का पी फॉर पेशेंट, ए फॉर अप्रोचेबल होना चाहिए, एस फॉर स्किल्ड इन डेमोन्स्ट्रेशन, एस फॉर सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड, आई फॉर इनोवेशन, ओ फॉर ऑब्जर्वेंट, एन फॉर न्यूट्रल या फेयर एंड अनबायस्ड, सी फॉर कम्युनिकेटर जिससे गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, ए फॉर एडॉप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल, आर फॉर रोल मॉडल एंड ई फॉर एथिकल। तो बच्चों ये जो निमोनिक है ये अगर आप याद कर लेते हो तो आप लोग क्या, आपको पता चल गया कि गुड क्वालिटीज ऑफ टीचर क्या है, ठीक है। अब आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, क्योंकि मैंने जो बताया उसका अगर ध्यान से सुनोगे भी तो ये डेली लाइफ की चीजें हैं बच्चों की, एक टीचर में क्या खासियत होती है, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो टीचर है और वो बच्चों को डिलीवर करे, तो याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चों अब तो हमें तक है कि एक टीचर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, ठीक। अब हम देखते हैं टीचिंग स्टाइल। अब टीचर आया तो उसके अलग अलग स्टाइल होते हैं पढ़ाने के लिए, वो किस किस स्टाइल का यूज करके हमें पढ़ाता है। तो 4 स्टाइल्स होते हैं बच्चों। पहला हमारा जो होता है फॉर्मल, ठीक है, दूसरा होता है डिमोन्स्ट्रेटर, तीसरा होता है फैसिलिटेटर और चौथा होता है डेलीगेटर। तो यहाँ पे देखो मैंने शॉर्ट में दिया कि जो फॉर्मल होता है इसमें ये अथॉरिटी स्टाइल होता है, इसमें जो टीचर होता है वो कहता है आई नो यू लिसन, ठीक है, ये एक शॉर्ट टर्म है। अगर आपको इतनी भी चीजें याद रहती है तो आप खुद के लैंग्वेज में आगे चल के चीजें लिख सकते हो, ठीक है। और जो हमारा डिमोन्स्ट्रेटर स्टाइल होता है उसमें कहता है, मॉडल कहता है वॉच मी देन डू इट, कहता है पहले मुझे देखो फिर करो, ठीक। और जो हमारा थर्ड होता है वो फैसिलिटेटर स्टाइल होता है, इसमें जो टीचर का रोल होता है वो गाइड का होता है, कहता है आई हेल्प यू लर्न, ये कहता है कि मैं आपकी मदद करूंगा सीखने में। और जो डेलीगेटर स्टाइल होता है इसमें मेंटोरशिप होती है बच्चों, इसमें जो यू टेक चार्ज, आप करो, आपको अगर डाउट होता है तो आप आओ और पूछो। ये 4 तरह की लर्निंग आपकी टीचिंग स्टाइल होती है, पहला फॉर्मल, डिमोन्स्ट्रेटर, फैसिलिटेटर एंड डेलीगेटर, ठीक। अब यहाँ पे इस चीज को ध्यान से देख लो, अब इसी चीज को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी एक एक करके, ठीक है। देख लिया, आगे चलते हैं। अब पहला फॉर्मल अथॉरिटी स्टाइल, इसमें एक्सपर्ट होते हैं, ठीक, जो लेक्चर के थ्रू आपको बताते हैं। इसमें ये कहता है आई नो यू लिसन, कोई टीचर आया आपको मौका ही नहीं दिया, वो आपका पीपीटी लेके आया, वही बोलते जा रहा, आप सुनते जा रहे हो, तो ये आपका होता है फॉर्मल अथॉरिटी स्टाइल, ठीक है। इसमें यही होता है कि टीचर्स इज द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज, इसमें टीचर ही मेन सोर्स है क्योंकि वही पढ़ के आया वही आपको बताएगा, ठीक है। और ये फोकस करता है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस एंड थियरी पे, कि वो आपको आया डायरेक्ट पढ़ाया, जो थियरी लेके आया था पीपीटी उसका नॉलेज आपको डिलीवर कर दिया, ये चीजें कर रहा है, ठीक है। स्टूडेंट मोस्टली लिसन, इसमें बच्चे का काम क्या है, वो सुनते हैं, नोट्स को नोट करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन को जितना वो अपने अंदर याद कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बस उतना ही इनका काम होता है, ठीक है। अब एक चीज ये देखो, एग्जाम्पल यहाँ पे जो फिगर लगा हुआ है इसमें देखो टीचर आ रहा है, बोल रहा है, बच्चे बैठे हुए हैं, वो अपना बोलते जा रहा है, टीचर बच्चों ने अपनी कॉपी निकाल रखी है, उसमें बस वो लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नो क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द कोशिश, सिर्फ टीचर आ रहा है, बोल रहा चला जा रहा है, इसमें सारी जितनी भी चीजें वो सिर्फ टीचर के हिसाब से हो रही है। तो ये होता है फॉर्मल अथॉरिटी स्टाइल। समझ में आया क्या होता है फॉर्मल अथॉरिटी स्टाइल? तुमको यहाँ नाम से भी पता चल रहा होगा, ठीक है, तो ध्यान देना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था बच्चों, एक नर्सिंग का एग्जांपल दिया था। अ नर्सिंग टीचर गिव अ फॉर्मल लेक्चर एक्सप्लेनिंग द स्टेजेस ऑफ द वुंड हीलिंग, स्टूडेंट लिसन क्वाइटली एंड राइट नोट्स। अब इसका यूज कब होता है? अभी कह रहा है कि टीचर आया, उसने एक लेक्चर दे दिया कि स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग क्या होते हैं, बच्चों ने सुन लिया, उसका नोट्स राइट कर लिया, बस हो गया। अब इसका यूज कहाँ होता है? जब तुमको डीप थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए होता है ना बच्चों,
तब ये जो स्टाइल होता है वो सही होता है, ठीक है। कि आपको बहुत ज़्यादा लिखना है, समझने तो टीचर आया, आपको बोलते गए, समझते गए, आपने नोट्स कर लिया, नोट्स बना लिया, आपको एग्जाम में लिख के आ गए। यहाँ पर आपको स्किल की जरूरत नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज की जरूरत होती है। वहाँ पे टीचर ये वाला स्टाइल यूज करते हैं, फॉर्मल अथॉरिटी स्टाइल, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। तो दूसरा हमारा होता है बच्चों, वो होता है डिमॉन्स्ट्रेटर स्टाइल। इसमें क्या होता है, द मॉडल, जैसे मॉडल की तरह टीचर काम करता है। इसमें क्या होता है, वॉच मी देन डू इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि एक टीचर है, वो आया, आपको क्या मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर बता रहा है, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर के जो 9 स्टेजेस हैं उसको इसने बात की, तो वो 9 स्टेजेस बोलते जा रहा है और उसके हाथ में डमी है और वो करके दिखाते जा रहा है। तो वो क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटर मेथड। डेमोन्स्ट्रेटर मेथड में सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं, स्किल बेस्ड चीजें भी होती हैं, मतलब वो बताते भी जाता है और करते भी जा रहा है। तो ये जो मेथड होता है वो होता है आपका डेमोन्स्ट्रेटर मेथड, ठीक है। अब इसमें देखो थियरी क्या है, इसमें ये देखो तुम, टीचर शोज हाउ टू डू समथिंग। इसमें टीचर दिखाता है कि आपको कौन सी चीज कैसे करनी है, ठीक है। स्टूडेंट ऑब्जर्व देन इमिटेट। इसमें क्या करता है, बच्चा देखता है फिर उसकी नकल करता है, ठीक है। ये देखो, ऑब्जर्व एंड इमिटेट। उसके बाद टीचर मिक्सेस एक्सप्लेनेशन विद डिमॉन्स्ट्रेशन। मैंने कहा ना बच्चों कि वो थ्योरेटिकल पोर्शन भी बोलते जाता है और उसको करके दिखाते जाता है। तो ये दो चीजें, इसमें एक्सप्लेनेशन भी हो रही है आपका और वो डेमोन्स्ट्रेट मतलब करके भी दिखा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें वॉच मी देन डू इट, पहले उसको देखो एंड करो, ये इसकी मेन लाइन है, ये चीज आप ध्यान रखना। सॉरी, इसमें एग्जांपल ये था कि इंस्ट्रक्टर डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू गिव एन आईएम इंजेक्शन ऑन ए मैनिक्विन, देन स्टूडेंट प्रैक्टिस द सेम टेक्निक व्हेन यूजफुल। कब ये यूजफुल होगा, जब स्किल ट्रेनिंग होगी या क्लिनिकल प्रोसेसेस आपको करने होंगे या लैब प्रैक्टिस करनी होगी। इन 3 जगहों पे ये जो आपका डेमोन्स्ट्रेटिंग स्टाइल होती है वो आपका क्या होती है, काम आती है। इसमें टीचर ने आपको क्या किया, आईएम इंजेक्शन कैसे लगाते हैं करके दिखाया, फिर बच्चों ने देखा कि अच्छा सर ने बोला कि ये वाली साइड आपकी होनी चाहिए, डेल्टॉइड मसल पे लगनी है, किस एंगल से लगनी है, आपने सुन लिया, देख लिया, अब आप कर रहे हो उस चीज को, ठीक है। तो ये होती है आपकी डेमोन्स्ट्रेटर मेथड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो होता है, इसमें क्या होता है, फैसिलिटेटर मेथड। इसमें जो टीचर होता है उसका रोल होता है एज अ गाइड। इसमें वो क्या कहता है, आई हेल्प यू लर्न, वो कहता है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ सीखने में। इस तरीके से जब ये वाला स्टाइल टीचर यूज करता है तो उसमें वो आपकी मदद करता है सिर्फ कि आप कैसे याद करो, कैसे पढ़ो। तो इसमें क्या होता है, टीचर एनकरेज करता है बच्चों को कि स्टूडेंट सवाल पूछे। जब आप सवाल पूछोगे बच्चों तो स्टूडेंट क्या करेगा, उसके बारे में थिंक करेगा, इंटरेक्ट करेगा और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे टीचर एनकरेज करता है बच्चों के कि तुम सवाल खुद पूछो, सवाल पूछोगे तो तुम क्रिटिकल थिंकिंग करोगे, उस चीज के बारे में सोचोगे, उसके सोल्यूशन के बारे में सोचोगे, इनिशिएट करने की कोशिश करोगे खुद से। तो यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है, तुमको गाइड कर रहा है, ठीक है। टीचर सपोर्ट रेदर देन कमांड। यहाँ पे टीचर आपको सपोर्ट करता है, कमांड नहीं देता कि तुमको ये चीज करना ही है। यहाँ पे तुमको सपोर्ट कर रहा है कि तुम सवाल पूछो, सोचो, समझो खुद से। एग्जाम्पल दिया है कि स्टूडेंट आर आस्क्ड व्हाट नर्सिंग केयर विल यू प्रोवाइड टू ए पेशेंट विद डिहाइड्रेशन, ठीक। तो इस चीज उन्होंने ये सवाल पूछा बच्चे ने, तो उसकी ये चीज क्या हुआ, डिस्कस किया गया ग्रुप में। जहाँ पे अगर किसी बच्चे ने बोला कि ORS देना है, ठीक है मान लो, तो फिर एक बच्चे ने बोला कि नहीं घर पे भी हम बना के देते हैं। तो मतलब ये चीज को रिलेटेड थी, एक बच्चे ने कुछ नॉलेज दिया, एक बच्चे ने कुछ नॉलेज दिया, ठीक है। और वहाँ पे टीचर बैठा हुआ है, तो अगर कोई बच्चा कुछ नहीं बोले तो वो कुछ इनिशिएट करेगा कि नहीं नहीं बच्चों अच्छा कर रहे हो, नहीं नहीं बच्चों हाँ हाँ ये सही बोल रहा है, ये गलत है। तो वहाँ पे वो गाइड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे वो चुप नहीं बैठा है, वो गाइड कर रहा है। वो क्या कर रहा है, तुम खुद वहाँ पे चीजें खुद बोल रहे हो और खुद उसे नॉलेज ले रहे हो, ठीक है। तो ये चीज कर रहा है यहाँ पे। और ये कब जरूरी होती है, जब तुमको क्रिटिकल थिंकिंग करनी होती है, कोई केस के बारे में स्टडी करना होता है या उस केस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, तब आपका ये जो मेथड होता है फैसिलिटेटर मेथड तब यूज होता है, ठीक। नेक्स्ट चले, चलो आप तुम्हारा जो फोर्थ था वो था डेलीगेटर स्टाइल। इसमें मेंटोरशिप होती है बच्चों, ठीक है। इसमें कहता है कि तुम खुद का चार्ज लो, तुम खुद कोशिश करो, मैं हेल्प करूंगा। अब देखो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लर्निंग। इसमें बच्चा खुद रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो क्या सीखना चाहता है और क्या नहीं, ठीक। इसमें टीचर जो होता है वो कंसल्टेंट की तरह या एडवाइजर की तरह काम करता है। फोकस इज ऑन इंडिपेंडेंट वर्क एंड लीडरशिप। ये किस पे फोकस करता है, इंडिपेंडेंट वर्क, कि तुम अपने आप से सीखोगे और तुम खुद लीडरशिप क्वालिटी तुम पे डेवलप होगी, ठीक। अब एक एग्जांपल इसका देखते हैं कि टीचर्स गिव अ टॉपिक हाइपरटेंशन पेशेंट केयर। इसमें स्टूडेंट ने क्या किया, रिसर्च किया, खुद रिसर्च किया, प्रिपेयर किया प्रेजेंटेशन और उस प्रेजेंटेशन को क्या किया, उसको प्रेजेंट किया, ठीक। अब देखो बच्चों, जब हम लोग क्या करते हैं 7th सेमेस्टर में जाते हैं तो नर्सिंग रिसर्च हमारा एक है,
सब्जेक्ट है, उसमें हम लोग रिसर्च करते हैं। तो वहां पे जो टीचर्स का रोल होता है ना, वो तुम्हारा डेलीगेटर टाइप होता है। उसमें बस टीचर क्या करता है, आप सब कुछ, उसने आपको टॉपिक दे दिया कि बच्चों आपको नर्सिंग केयर पे या हाइपरटेंसिव मैनेजमेंट पे आपको रिसर्च करके लेके आना। तो आप गए, उस एरिया में गए, हॉस्पिटल गए, कई कई जगहों पे गए, वहां से अपने डाटा कलेक्ट करके लेके आप लोग आए, ठीक। अब टीचर जो है वहां पे टीचर ने सब कुछ आपको करके नहीं दिया, लेकिन जब आप डाटा वगैरह लेके आए तो टीचर के साथ डिस्कस किया, तो वहाँ टीचर ने आपको गाइड किया, बेटा ये चीज ऐसे होगी, या और अच्छा करो, या यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आप यहाँ जा सकते हो, आप गलत वे में जा रहे हो। तो वहां पे जो टीचर ने स्टाइल यूज की ना, वो डेलीगेटर स्टाइल होता है। समझ में आई? तो रिसर्च वाला जो एग्जाम्पल आएगा वो तुम्हारा डेलीगेटर स्टाइल में आता है, ठीक। आगे चलें, चलो। अब जो तुम्हारा होता है बच्चों, अब हमें यहाँ पे खत्म किया हमारा पहला टॉपिक जो था, वो था हमारा असेसमेंट ऑफ टीचर। उसमें हमने क्वालिटीज देख ली और स्टाइल देख लिया। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, इसी का पार्ट है असेसमेंट ऑफ लर्नर। तो असेसमेंट ऑफ लर्नर क्या कर रहा है कि इसमें प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग व्हाट द लर्नर नो एंड नीड टू लर्न। इसमें ये जो प्रोसेस होता है, इसमें हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि बच्चा ऑलरेडी क्या जानता है और उसको आगे और क्या जानने की जरूरत है। इसमें हम ये असेस करने की कोशिश करते हैं। और इसमें ये क्या करता है, हेल्प टीचर्स प्लान टीचिंग प्रॉपर्ली। और ये क्या कहता है, टीचर की कैसे हेल्प करता है, उसको क्या पढ़ाना है, टीचर इसको प्लान करने में हेल्प करता है कि उसको किस तरीके से पढ़ाना है। तो टाइप्स ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर क्या होता है, एक होता है तुम्हारा डायग्नोस्टिक। अब जब टीचर गया क्लास में, ठीक, तो उस सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेता है बच्चों की, ठीक, 2-3 दिन ऑब्जर्व करता है, देखता है, तो उसको पता चल जाता है कि किस बच्चों को कितनी जरूरत है, ठीक, कौन सा बच्चा बोल रहा है, कौन सा बच्चा इंट्रोवर्ट है, कौन सा बच्चा एक्सट्रोवर्ट है, कौन सा बच्चा डर रहा है। तो ये सारी चीजें वो देख रहा है, तो वहां पे उस पर काम करना जो शुरू करेगा। तो एक होता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, उसने देखा कि बच्चे को जरूरत है उस वे में। जैसे तारे जमीन पे डिसलेक्सिया वाला जो था, तो उसमें उस टीचर ने देखा कि इसको यहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो वहां पे उसने हेल्प की थी। तो वो एक एग्जाम्पल था डायग्नोस्टिक असेसमेंट ऑफ लर्नर का। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि बिफोर टीचिंग आप पहले असेस करो बच्चे को उस वे में, उसके बाद उसकी हेल्प करो। दूसरा कहता है फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव असेसमेंट, टीचर जो 25 नंबर हमारे इंटरनल होता है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग जब आप पूरा कोर्स चल रहा होता है 6 महीने का सेमेस्टर में बच्चों, तो वहां पे टीचर क्या कर रहा होता है, आपको असेस कर रहा होता है। बोलता है ना कि डिसिप्लिन में रहो, है ना, मार्क्स है, टाइम से और मार्क्स है हर चीज में। तो वो जो ड्यूरिंग द लेक्चर या ड्यूरिंग द 6 मंथ ऑफ सेमेस्टर या पूरा उस टाइम जो टीचर असेस कर रहा होता है, वो हमारा होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ड्यूरिंग टीचिंग जो वो कर रहा होता है, ठीक है। सॉरी बच्चों। और जो तीसरा होता है समेटिव, जब वो पढ़ा लिया होता है उसके बाद टेस्ट जो कर लेता है, वो होता है आपका आफ्टर द थियरी पोर्शन कंप्लीशन, सब चीज होने के बाद जो टेस्ट होता है वो होता है समेटिव। सेल्फ असेसमेंट, इसमें क्या करता है, जो बच्चा होता है खुद को इवेल्युएट करता है, उसने कितना सही किया कितना नहीं किया। एंड पीयर असेसमेंट, आप जब फ्रेंड सर्कल में होते हो या मतलब और लोगों के साथ में होते हैं, उस टाइम पे आपको किस चीज की मतलब खुद को किस तरीके से असेस करते हो, जब आप एक फ्रेंड सर्कल में होते हो, तो ये भी एक टाइप का असेसमेंट ही होता है, ठीक। नेक्स्ट चलें, चलो। अब देखो बच्चों, वो तो हमारा हो गया। अब दूसरा हमारा टाइप्स ऑफ लर्नर, ठीक है। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन लर्निंग स्टाइल, बच्चा सीखता कैसे, इसके बिहाफ पे हमारा एक निमोनिक था वार्क। तो वार्क में क्या था, विजुअल लर्नर होते हैं, ऑडिटरी लर्नर होते हैं, आपके रीडिंग या राइटिंग लर्नर होते हैं, और काइनेस्थेटिक। तो ये जो हमारा होता है, ये हमारे 4 टाइप के लर्नर्स होते हैं। अब मैंने जैसे कहा था बच्चों, कुछ जो लर्नर्स होते हैं वो देख के सीखते हैं, बिना देखे उनको समझ में ही नहीं आएगा, उनको कुछ ना कुछ देख के सामने रहेगा तो ही वो सीखेंगे। तो ये होता है विजुअल लर्नर। दूसरे होते हैं ऑडिटरी लर्नर। कुछ बच्चे होते हैं, बच्चों तुमने देखा होगा कि वो नोट्स नहीं बनाते हैं, लेकिन टीचर जो वो बोलता है, जब लास्ट में जब एग्जाम की जब पेपर होता है, तो उस टाइम पे जब कॉपी लास्ट में चेक हो, तो टीचर बोलता है इस बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा, जो जो मैंने बताया था इसने वही वही लिखा है। तो वो सुनता है टीचर्स की, उसके बाद लिखता है, समझता है। तो एक होता है ऑडिटरी लर्नर, वो सिर्फ सुन के ही सीखते हैं, ठीक, लेक्चर के थ्रू या और चीजों के थ्रू। रीड राइट लर्नर, कुछ लोग होते हैं सिर्फ क्या करते हैं, देख के, मतलब वो रीड करेंगे राइट करेंगे तो ही लिखेंगे, ठीक है, तो ही सीखेंगे। तो ये एक होते हैं आपके क्या, रीड या राइट लर्नर्स। लास्ट वाला आपका काइनेस्थेटिक लर्नर, ये ऐसे लर्नर होते हैं बच्चों जो जब खुद परफॉर्म करते हैं कोई प्रोसीजर या खुद कोई चीज करते हैं तभी सीखते हैं, किसी और के बताने से नहीं सीखते। ये लर्निंग बाय डूइंग पे बिलीव करते हैं, ये एक लर्नर होता है काइनेस्थेटिक लर्नर। ये एमसीक्यू पूछा था, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। काइनेस्थेटिक लर्नर में क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आया था, ठीक। नेक्स्ट देखो, बेस्ड ऑन पेस।
अब कुछ बच्चे जो होते हैं वो फास्ट लर्नर होते हैं। पेस का मतलब होता है स्पीड। बच्चों कुछ बच्चे जो होते हैं कि टीचर ने एक बार बोला वो समझ गया, तो वो तो फास्ट लर्नर। कुछ होते हैं एवरेज लर्नर, उनको थोड़ा टाइम लगता है, टीचर ने थोड़ा सा कुछ पढ़ाया उसके बाद खुद थोड़ी सी मेहनत किए, तो वो होते हैं एवरेज लर्नर। ठीक, और एक होता है स्लो लर्नर, उसको बहुत ज्यादा मेहनत, टीचर्स को भी डबल मेहनत करनी पड़ती है और बच्चे को खुद भी डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो तुम्हारे होते हैं स्लो लर्नर। ठीक, अब बेस्ड ऑन द पर्सनैलिटी, तो कुछ होते हैं एक्टिव लर्नर, ठीक, तुरंत वो सीखते हैं। कुछ होता है रिफ्लेक्टिव लर्नर, जो दूसरों को देख के सीखते हैं। इंडिपेंडेंट लर्नर होते हैं, जो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, बस इंडिपेंडेंटली ही सीख जाते हैं, कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी उनको सामने रखा हुआ खुद ट्राई किया करके सीख गए, तो वो होते हैं इंडिपेंडेंट लर्नर। और डिपेंडेंट लर्नर जो होते हैं बच्चों, वो उनको चाहिए होता है, किसी की हेल्प चाहिए होता है कि कोई उनके साथ रहे तो ही वो सीखेंगे, अदरवाइज नहीं सीखेंगे, तो ये होता है डिपेंडेंट लर्नर। तो ये आपके क्या थे, टाइप्स ऑफ लर्नर थे। ये भी आपके 5 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछ सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देना। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ लर्निंग। ठीक, कौन कौन सी चीजें हैं जो हेल्प करती हैं लर्निंग के लिए, जरूरत को ध्यान। तो पहला होता है आपका लर्निंग नीड, सीखने की जरूरत। ठीक, तो गैप बिटवीन व्हाट लर्नर नो वर्सेस व्हाट ही शुड नो। अब लर्निंग नीड में ये चीजें बताता है, इसका जो हम लिखते हैं थ्योरीज में होता है कि जो एक गैप बिटवीन किसमें, पहले से कोई बच्चा क्या जानता है और उसको और क्या सीखना है, इन दोनों के बीच की जो चीजें होती हैं वो होती है लर्निंग नीड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, नॉर्मेटिव, कंपरेटिव, एक्सप्रेस्ड और फेल्ड, मतलब उसको जरूरी लगा तो वो कर रहा है ये चीज। रेडीनेस टू लर्न, दूसरा जो कंपोनेंट होता है डिटर्मिनेशन का, उसमें क्या होता है डिटर्मिनेंट्स का, उसमें होता है रेडीनेस टू लर्न। पहला हमारा क्या है, लर्निंग नीड्स। ठीक, दूसरा हमारा जो है वो है रेडीनेस टू लर्न। अब रेडीनेस टू लर्न भी कैसे बच्चों, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली प्रिपेयर फॉर लर्निंग। अगर ये सारी चीजों से कोई बच्चा रेडी है तो ही वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ लर्निंग में आता है। ठीक है, अब वही चीजें टाइप्स, फिजिकल, इमोशनल, एक्सपीरियंशियल, डेवलपमेंट रेडीनेस अगर है उसकी, तो इसका मतलब क्या है कि हाँ बच्चा सीखना चाहता है। लर्निंग स्टाइल, किस तरीके से सीख रहा है, विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग या राइटिंग या कैरेस्थेटिक। तो ये जो 3 होते हैं ना बच्चों, कौन कौन से, लर्निंग नीड्स, ठीक, दूसरा आपका रेडीनेस टू लर्न, और तीसरा होता है लर्निंग स्टाइल। ये आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ लर्निंग होते हैं। जरूरत क्या है सीखने की, ये हमने देख लिया। अब जब जरूरत पता चल गई तो वो बच्चा खुद रेडी है कि नहीं, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, मतलब उसकी तबीयत तो खराब नहीं है, उसका मतलब स्ट्रेस या एंगर में तो नहीं है, सैड तो नहीं है, अगर ये सब परफेक्ट है उसका, तो इसका मतलब सेकंड डिटर्मिनेंट भी उसका अच्छा है। और तीसरा कि कौन सा लर्निंग स्टाइल यूज करके वो सीखना चाहता है। अगर ये 3 चीजें सही है तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ लर्निंग में आती है। ठीक है, याद रहेगा, जरा तेज तो नहीं हो गया, थोड़ा सा आराम से इसको सुनना। ये भी पूछता है आपके 5 मार्क्स में पूछेगा, थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, आगे चलते हैं, चलो। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो स्किल्स ऑफ टुडे जनरेशंस ऑफ लर्नर। आजकल के जनरेशन के जो लर्नर्स है, जो सीखने वाले बच्चे हैं, उनकी क्या क्या स्किल्स हैं। तो पहला, आजकल के जो बच्चे हैं वो हमारे टेक्नोलॉजिकल नेटिव्स होते हैं। आजकल का ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको गूगल यूज करना नहीं आता, आज का ऐसा कौन सा बच्चा जिसको व्हाट्सएप यूज करना नहीं आता, आजकल कौन सा बच्चा है जिसको चैट जीपीटी से कंटेंट लेने नहीं आता या वीडियोस नहीं देखते। तो आजकल के बच्चों को ऑलरेडी पता है कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से यूज करनी है। ठीक है ना, तो यही पहले कर रहा है कि जो आज के स्किल्स ऑफ टुडे जनरेशनल लर्नर्स, तो पहला क्या, टेक्नोलॉजिकल नेटिव। टुडे स्टूडेंट ग्रो अप यूजिंग फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, सो टेक्नोलॉजी फील नेचुरल, क्योंकि उनके लिए तो शुरू से ही वो चीजें प्रेजेंट थी ना। हमारे टाइम पे नहीं था, बट आजकल के बच्चों में तो बिना फोन देखे वो खाना ही नहीं खाते हैं, तो उनके लिए तो शुरू से अवेलेबल, उनको पता है कि हाउ टू यूज कंप्यूटर, हाउ टू यूज फोन। हमें सीखनी पड़ी थी, लेकिन उनके लिए तो नेचुरल बात है कि हाँ होता तो है फोन, बहुत ईजी सी बात है। ठीक है, आप एग्जाम्पल दे रहा है कि एक 12 साल का कोई बच्चा है जिसको पता है कि हाउ कैन ओपन गूगल, उसमें इंफॉर्मेशन कैसे यूज करनी है, कैसे मतलब ढूंढनी है, कैसे कोई ऐप को इंस्टॉल करना है। बच्चों से ज्यादा पापा लोग को नहीं पता होती कौन सी चीज कैसे कर रहे हैं, तो अपने घर में बच्चों को दे देते हैं, जरा ये इंस्टॉल करके देना। तो आजकल के बच्चों की जो टेक्नोलॉजिकल नेटिव्स है वो बहुत ज्यादा तेज है, तो ये चीज कह रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है डिजिटल लिटरेसी। आजकल के जो बच्चे हैं उनके पास इसकी नॉलेज बहुत ज्यादा है, कैसे, नोइंग हाउ टू फाइंड इंफॉर्मेशन, जज इफ इट इज ट्रू और फेक, एंड हाउ डिजिटल टूल। इनको पता है कि कौन सा, अब आजकल के जो बच्चे उनके पास इतनी ज्यादा डिजिटल नॉलेज है कि उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से ढूंढनी है, वो सही है कि गलत है, उनको ये चीजें ज्यादा पता है एज कम्पेयर टू लास्ट जनरेशन। तो ये भी एक क्या होता है तुम्हारा डिजिटल लिटरेसी, ये भी तुम्हारे क्या होता है स्किल्स
जो हमारे होते हैं उसमें आते हैं, ठीक है, न्यू जनरेशन स्किल्स में आते हैं। अब वही एग्जांपल दिया हुआ है, स्टूडेंट नो नॉट टू ट्रस्ट रैंडम व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स एंड चेक इनटू अ रिलायबल वेबसाइट्स, ठीक है। अब हमारा जो तीसरा होता है कोलैबोरेटिव लर्निंग। आजकल के जो बच्चे होते हैं वो मिलजुल के काम करना या सीखने में बिलीव रखते हैं, तो ये भी उनका एक क्या होता है, स्किल होती है, कोलैबोरेटिव लर्निंग। स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर। आजकल के बच्चे मिलजुल के काम करते हैं और सीखते हैं। एग्जाम्पल, इन अ नर्सिंग क्लास स्टूडेंट वर्क इन ए ग्रुप टू एनालाइज अ केस स्टडी। अब आप लोग को ही पता है, जब आपको कोई पेशेंट असाइन होता है तो एक ग्रुप डिवाइड होता है, ठीक है, वहां पे आप लोग मिल के 2-3 स्टूडेंट्स का जो ग्रुप बना होता है, आप लोग आपस में मिलते हो, तो कोई डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन बता रहा होता है कि अच्छा ये डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन हुआ है तो क्यों हुआ है, तो उसने अपने कुछ नॉलेज बताई, किसी ने कुछ वैल्यूज बता दी कि हाँ इसकी नॉर्मल वैल्यूज इतनी होती है, इसकी तो नॉर्मल वैल्यू नहीं है, तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं उस चीज को क्या किया, मिल के उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश की, तो साथ में मिलके जो किया दैट वाज कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारे नेक्स्ट होता है बच्चों, वो होता है विजुअल एंड इंटरेक्टिव लर्निंग। दे लर्न बेटर विथ वीडियोस, इमेजेस, सिमुलेशन। आजकल के जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं वो देख के विजुअल्स के थ्रू ज्यादा सीखते हैं एज कंपेरेटिवली कि सुनने के, ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अब डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, स्टूडेंट एक्सेप्ट डिफरेंट कल्चर, आइडेंटिटीज एंड बैकग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंड्स इन अ क्लास में स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज और कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन एंड दैट्स एब्सोल्युटली ओके। पहले के लोगों में लगता था, पहले जो बच्चे होते थे वो अनकंफर्टेबल फील करते थे, बट आजकल के बच्चे उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं, तो ये भी एक जो स्किल है न्यू जनरेशन की, ये बहुत अच्छी है। तो हमारे क्या होता है, विजुअल एंड इंटरेक्टिव लर्निंग होती है आजकल के बच्चों के लिए, और डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ये चीज को बहुत जल्दी वो एक्सेप्ट कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। आजकल का हर बच्चा एंटरप्रेन्योरशिप करता है, पता है ना कैसे, चलो। स्टूडेंट थिंक ऑफ क्रिएटिंग आइडिया, स्टार्टिंग प्रोजेक्ट, सॉल्विंग प्रॉब्लम, ठीक है। स्टूडेंट स्टार्ट ए स्मॉल ऑनलाइन हेल्थ टिप इंस्टाग्राम पेज। आजकल के हर बच्चे का यूट्यूब चैनल होता है, हर एक बच्चे का इंस्टाग्राम हैंडल्स होते हैं, क्योंकि उन लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप करना बहुत ज्यादा सही लगता है, उनको इजी लगता है, उनको लगता है कि मैं दे सकता हूँ, क्योंकि उनको मजा आता है उस चीज में, तो इन चीज की माइंडसेट उनका बहुत ज्यादा होता है, ठीक। नेक्स्ट देते हैं मल्टीटास्किंग एंड शॉर्ट अटेंशन स्पैन। स्टूडेंट कैन हैंडल मैनी टास्क एट वंस बट मे गेट डिस्ट्रैक्टेड क्विकली। ये चीज कह रहा है कि जो न्यू जनरेशन के बच्चे होते हैं वो मल्टीटास्किंग होते हैं, वो एक साथ कई सारे काम कर लेते हैं, लेकिन वो जल्दी डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं, बिकॉज कई सारी मीडिया को एक साथ यूज कर रहे होते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन यही एक स्किल होती है कि वो मल्टीटास्किंग स्किल कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिटिकल थिंकिंग एंड मीडिया लिटरेसी। स्टूडेंट एनालाइज इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन सोर्स एंड अवॉइड बीइंग इजिली मिसलीड। तो आजकल के जो बच्चे होते हैं उनके पास क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है वो बहुत अच्छी डेवलप होती है, और उनके पास मीडिया की जो लिटरेसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, उनको पता होता है कि कौन सा मीडिया किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। मैंने जैसे बताया क्रिटिकल थिंकिंग, बिकॉज अब कह रहा है कि वो तो हमने क्या देखा कि क्या क्या स्किल्स चाहिए, ठीक है। अब ये था एट्रीब्यूट्स ऑफ टुडे जनरेशन। आजकल के जनरेशन के जो एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, तो पहला आपका है क्रिटिकल थिंकिंग। क्या है पहला बच्चों, क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें क्या होता है, थिंकिंग डीपली एंड इंडिपेंडेंटली। इसमें आप डीप थॉट करते हो और इंडिपेंडेंट होकर थॉट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टीड ऑफ जस्ट मेमोराइजिंग अ नर्सिंग प्रोसीजर अ स्टूडेंट आस्क व्हाई इज दिस स्टेप डन। अब पहले हम लोग क्या करते थे, टीचर ने बोला कि तुमको ये असाइनमेंट लिख के लेके आनी है, तो हम लोग पहले कहते हैं लिख लेते थे, बस हो गया। बट अगर वहीं पे अगर टीचर ने बोल दे, कोई बच्चा ये सोच ले कि अच्छा टीचर ने ये चीज दिया क्यों लिया है, ठीक, तो बच्चे ने क्रिटिकल थिंकिंग की, क्रॉस क्वेश्चन किया, तो वो चीज जो डेवलप हुई वो क्रिटिकल थिंकिंग में। तो आजकल के जनरेशन के जो बच्चे हैं ये चीज बहुत ज्यादा करते हैं, तो ये पहला एट्रीब्यूट है बच्चों, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। जो आजकल के न्यू जनरेशन के लर्नर्स होते हैं उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है अडॉप्टेबिलिटी, एडजस्टिंग टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड सिचुएशन। आजकल के बच्चे कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके साथ बहुत इजिली अडॉप्ट कर जाते हैं, ठीक है, उसको सीख जाते हैं, उसको अपने डेली यूज में लेके आराम से आ सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, अभी व्हाट्सएप से तराई करके शायद कुछ आया था, हमारा इंडियन वर्जन जो आया था, इसमें क्या हुआ था, बहुत लोग जो न्यू जनरेशन के बच्चे वो तो ऑलरेडी इस पे आ गए, लेकिन जो ओल्ड जनरेशन उनको लोग नहीं नहीं कौन नई चीज सीखने जाएगा, हम पुराने में ही ठीक है, हमने वही इतनी मुश्किल से सीखा है। तो आजकल के जो न्यू जनरेशन के जो लर्नर्स हैं वो एडॉप्टेबिलिटी रखते हैं, वो क्या करते हैं, जल्दी अडॉप्ट करते हैं कोई नई चेंजेस को, ठीक। नेक्स्ट जो होता है एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल। आजकल के जो बच्चे होते हैं वो अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, बिकॉज दे आर गुड कम्युनिकेटर। वो अपनी बात को रखना जानते हैं, वो बोलना जानते हैं, वो सुनते भी हैं। तो आजकल के जो लर्नर्स होते हैं उनकी एक चीज ये होती है कि वो एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स उनके पास होती है, ठीक। ये आपका तीसरा एट्रीब्यूट था।
अब जो आपका चौथा एट्रीब्यूट है वो है कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्टिंग एंड लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। जैसे पीछे भी हमने देखा जो स्किल्स में थी कि वो अलग अलग कल्चर्स को अडॉप्ट करते हैं, वैसे यहाँ पे कल्चरल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं वो लोग। ये भी एक एट्रीब्यूट है बच्चों लर्नर्स की, जो न्यू जनरेशन के लर्नर है वो कल्चर्स की वैल्यूज जो है उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उसको समझते हैं, जो डाइवर्सिटी है उसको समझते हैं। तो ये आपका होता है कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट देखते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो चलो देखते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो बच्चों दिस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल वंस ओन इमोशन एंड अंडरस्टैंडिंग अदर इमोशन। ये कहता है जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है ये एक एबिलिटी होती है समझने की और कंट्रोल करने की, खुद के इमोशंस को भी समझ पाए और कंट्रोल कर पाए, और दूसरे के इमोशंस को भी अगर हम समझ पा रहे हैं और कंट्रोल कर पा रहे हैं तो इसका मतलब जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस है वो अच्छा है। तो ये इसकी डेफिनेशन भी है बच्चों कि जो हमारा जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो क्या होता है, दिस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल वंस ओन इमोशन एंड अंडरस्टैंडिंग अदर इमोशंस। ठीक, आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट फील एंग्री बट स्टेज काम एंड हैंडल द सिचुएशन नाइसली, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इसने एग्जाम्पल देखो कितना अच्छा दिया बच्चों कि अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा उसको आ रहा है लेकिन वो वहां पे उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उसने बहुत नाइसली और कामली बिहेव किया, तो इसका मतलब क्या है कि उस बच्चे का जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो खुद को समझ पा रहा है और दूसरे के उस सिचुएशन को भी समझ पा रहा है। तो इसका मतलब कि उसका जो इमोशनल जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा होता है इमोशनल इंटेलिजेंस कि जहाँ पे पर्सन खुद का और दूसरों का जो चीज कंट्रोल कर पाए और अंडरस्टैंड कर पाए उनकी इमोशंस को, तो वो हमारा होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस किन किन चीजों में हेल्प करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा था बच्चों, 5 मार्क्स में आया था लास्ट ईयर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे कैसे हेल्प करता है किसी बच्चे की, तो वो कैसे हेल्प करेगा, सेल्फ अवेयरनेस, नोइंग योर ओन फीलिंग। अगर आप इमोशनली स्टेबल हो, आपको गुस्सा नहीं आता है, आप स्ट्रेस में बहुत ज्यादा लड़खड़ा नहीं जाते हो, आप उस चीज को हैंडल कर रहे हो, तो आपके पास टाइम होगा कि आप खुद के बारे में अवेयर कर पाओ कि आप कहाँ सही जा रहे हो कहाँ गलत जा रहे हो। इस चीज में आपका क्या होगा, कमांड होगा। तो पहला क्या होगा, सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा सेल्फ रेगुलेशन, कंट्रोलिंग इमोशन, आप अपनी इमोशन पे कंट्रोल कर पाओगे कि कहाँ पे गुस्सा दिखाना है कहाँ पे नहीं दिखाना है, कहाँ पे आपको अच्छे से बात करनी है, कहाँ पे आपको मतलब अपनी जो फीलिंग है सैड वाली फीलिंग है दिखानी है, कहाँ पे नहीं दिखानी है, किस तरीके से बात करनी है और सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करनी है। तो आप ये खुद पे क्या रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन आपके अंदर डेवलप होगा अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा होता है। ठीक, नेक्स्ट होता है मोटिवेशन। अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा है तो आप अपनी क्या करो, गोल की तरफ काम करोगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप मेंटली इमोशनली स्टेबल हो, यहाँ से अगर स्टेबल हो तो आप जल्दी किसी चीज पे बहकावे में नहीं आओगे, आप डिस्ट्रैक्ट कम होगे, तो आप गोल की तरफ अपने काम कर पाओगे, तो गोल की तरफ ड्राइविंग होगी, ड्राइविंग योर सेल्फ टू अचीव गोल्स। अगर आपको सेल्फ इंटेलिजेंस अच्छा होगा तो आप मोटिवेटेड रहोगे। इम्पैथी, अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस अगर अच्छा है तो आपको इम्पैथी डेवलप करने में हेल्प करता है कि आप दूसरों की फीलिंग भी समझ पाओ कि वो उस सिचुएशन में वैसा क्यों कर रहा है। सोशल स्किल डेवलप होगी, अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा अच्छा है तो आप सोशल स्किल आपका डेवलप होगा, आप दोस्त बना पाओगे, कम्युनिकेट कर, क्योंकि आप एंगर नहीं करोगे, आपको पता कि कहाँ पे कितनी फीलिंग्स पोर आउट करनी है, कहाँ पे किस तरीके से बिहेव करनी है, तो फाइट्स नहीं होगी, नए नए जगहों नए नए लोगों को एक्सप्लोर कर पाओगे, इम्पैथी आप में डेवलप हो चुकी है तो आप नए दोस्त बना पाओगे, आप कम्युनिकेट कर पाओगे। कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अब जब दोस्त बन गए हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होना भी लाजमी होता है, लेकिन अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा है तो आप उस कॉन्फ्लिक्ट को क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट है रेजिलेंस, इसमें क्या होता है, आप कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप क्योंकि गो थ्रू इतना ज्यादा हो चुके होते हैं, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस इतने अच्छे से डेवलप हो चुका होता है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो उसको क्या करते हो, आप सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, कोई भी डिफिकल्टी होगी तो उसमें आप उस चीज को हैंडल कर पाओगे। तो ये सारी चीजें जो होती हैं बच्चों, वो इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आपका अच्छा है तो ये सारी चीजें आपकी क्या होंगी, इमोशनल इंटेलिजेंस इन सब चीजों को डेवलप करने में हेल्प करेगी। आप सेल्फ अवेयर रहोगे, सेल्फ रेगुलेट रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे, एम्पैथी डेवलप होगी, सोशल स्किल्स अच्छी होंगी, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर पाओगे और रेजिलियंस डेवलप होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अब जरूरत क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस की, क्यों जरूरत है, इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो हाई IQ क्या हेल्प करता है, अच्छा रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, स्ट्रेस आपका रिड्यूस करेगा। ठीक है, रिएक्ट इंटेलिजेंटली इंस्टीड ऑफ इमोशनली। ठीक है,
परफॉर्म बेटर एकेडमिकली एंड प्रोफेशनली। आप जब आपका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा है तो क्या होगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आप अच्छा रिलेशनशिप बना पाओगे क्योंकि फाइट्स कॉन्फ्लिक्ट्स ये सारी चीजें नहीं होंगी, आप फ्रेंड्स अच्छे बना पा रहे हो, आप अपना स्ट्रेस रिड्यूस कर लोगे क्योंकि उसकी जगह पे आप और चीजें गोल की तरफ काम कर रहे हो, गोल ओरिएंटेड पर्सन हो आप, ठीक है। आप क्या करोगे, आप रिएक्ट करोगे इंटेलिजेंट वे में, इमोशनल वे में आप रिएक्ट नहीं करोगे। आप कितने इंटेलिजेंट हो ये वहां पे शो होगा, तो इसको ध्यान देने की जरूरत है। और क्या क्या आप एकेडमिक जो चीजें हैं आपकी और जो प्रोफेशनल एथिकेट्स हैं आपके, आप उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे बिकॉज आपको पता है कि उस चीज उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करनी है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल फॉर टीचर। एक टीचर के लिए एग्जाम्पल दिया है कि अगर उसका इमोशनल जो इंटेलिजेंस है वो अच्छा है तो क्या। इसमें दिया है कि अ टीचर हु इज टायर्ड और अपसेट doesn't shout at student because they understand their own emotion and control them। आप रोज की चीजें, सिर्फ टीचर का एग्जांपल नहीं, खुद का भी ले लो। आप बहुत थक जाते हो, बहुत स्ट्रेस में होते हो, लेकिन आप किसी के ऊपर शाउट ना करके आप ये समझते हो कि गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, उस सिचुएशन को आप हैंडल कर लेते हो। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक। अब आगे देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे होता है डेवलप। अगर स्टूडेंट कैन लर्न एंड इम्प्रूव ईक्यू थ्रू, कैसे वो करता है, पहला आर्ट एंड राइटिंग एक्टिविटीज। अगर वो लिखता है, कुछ ड्रॉ करता है, तो उससे उसका जो स्ट्रेस होता है वो रिलीज होता है, तो उसका इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक। रिफ्लेक्शन एंड जर्नलिज्म, किसी को देख के या जर्नल्स लिख के इस चीज पे वो चीजें कर पा रहा है, तो उससे भी उसका जो इमोशनल इंटेलिजेंस होगा वो डेवलप होगा। ग्रुप डिस्कशन कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहा है, अंदर नहीं रख रहा है, तो इन सारी चीजों से क्या होगा, उसका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो डेवलप होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल दिया, अ टीचर आस्क स्टूडेंट टू राइट अबाउट हाउ डिड यू फील टुडे, दिस हेल्प देम रिकॉग्नाइज एंड एक्सप्रेस इमोशन। तुमने कभी सोचा है, जब कभी कभी आप बहुत ज्यादा परेशान होते हो तो कभी ना कभी किसी ना किसी ने बोला होगा कि एक काम करो, पेन लो और डायरी लो और लिखो, उससे क्या होगा, तुमको बहुत अच्छा फील होगा। तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों बोलते हो, और अगर किसी ने सच में उस चीज को ट्राई किया होगा तो तुमने फील किया होगा कि सच में ऐसा होता है कि अगर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो, तुम बहुत ज्यादा सैड हो, या कोई भी फीलिंग तुम्हारे अंदर चल, तुम किसी से बोल नहीं पा रहे हो, रोना आ रहा हो या बहुत ज्यादा हैप्पी हो, तो तुम कभी लिख के देखना उस चीज को, अपनी खुद की लैंग्वेज 10 बार काटो, बट उस चीज को एक पेज पे लिखो, पेज पे लिखने के बाद उसको पढ़ो, उस पर तुमको देखो कितना रिलीफ मिल जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से चीजें खत्म, गायब हो चुकी होती है जो स्ट्रेस हो रहा होता है, क्योंकि आपने कहीं पोर आउट कर दी होती है। तो वही चीज यहाँ पे भी, जो टीचर कहता है किसी बच्चे से अगर तुमको कोई प्रॉब्लम, कोई स्ट्रेस आ रहा है तो उसे पेज पे लिख दो, तो उससे क्या होगा, तुमको रिलीफ मिल जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है। इससे भी डेवलप होती है जो तुम्हारे इमोशनल इंटेलिजेंस होते हैं, क्योंकि तुमने एक्सप्रेस कर दिया कहीं पे उसको, किसी को बिना बताए, और तुमने उस चीज से देख भी लिया कि किस तरीके से उसको हैंडल किया जा सकता है और कैसे नहीं, क्योंकि तुमने खुद लिखा उस चीज को, ठीक। आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है आपका मोटिवेशनल फैक्टर, ठीक है। तो हमने ईक्यू देख लिया, इमोशनल इंटेलिजेंस देख लिया, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं मोटिवेशनल फैक्टर पे। तो हमारे इसमें 3 फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, जो मोटिवेशनल फैक्टर्स होता है। पहला फैक्टर कौन होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके मोटिवेशन को। तो पहला आपका होता है पर्सनल फैक्टर। अब पर्सनल फैक्टर में भी तुम्हारा क्या होता है, इंटरनल फैक्टर दैट अफेक्ट लर्निंग। इसमें क्या होता है, दीज आर द थिंग इनसाइड अ पर्सन दैट अफेक्ट हाउ वेल दे लर्न। ये चीजें क्या होती है, जो पर्सनल फैक्टर होते हैं वो किसी इंसान के अंदर होती हैं। ये बताता है कि कौन सा जो इंसान है वो मोटिवेटेड रहेगा या नहीं रहेगा। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ स्टूडेंट इज मेंटली रेडी, पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड, दे लर्न फास्टर। अगर कोई बच्चा मेंटली तैयार है, उसको पता है कि उसको सीखना है, अगर वो पॉजिटिव वे में उस चीज को ले रहा है तो वो जल्दी सीखेगा कंपैरेटिवली। अगर कोई बच्चा सैड है, ठीक है, उसका मेंटल पीस सही नहीं है, उसको मतलब वो सैड है किसी चीज की वजह या स्ट्रेस्ड है, तो वो सीख ही नहीं पाएगा। तो पहला जो तुम्हारा होता है वो तुम्हारा होता है पर्सनल फैक्टर, जो कि क्या होता है, इंटरनल होता है। तुम अंदर से कैसा महसूस कर रहे हो, ये चीज आपका जो होता है, ये जो पहला फैक्टर होता है पर्सनल फैक्टर, ये चीज बताता है। दूसरा देखते हैं, जो दूसरा होता है बच्चों, नहीं बच्चों थोड़ा सा रुकना, इसमें क्या था, टाइप्स ऑफ पर्सनल फैक्टर। अब इसमें ये भी बता रहा है कि कौन कौन से टाइप के पर्सनल फैक्टर होते हैं जो आपके मोटिवेशन को हैंडल करते हैं। तो पहला कह रहा है इंटेलेक्चुअल फैक्टर। इसमें ये बताता है कि हाउ स्मार्ट और शार्प अ पर्सन इज, कोई बंदा कितना ज्यादा स्मार्ट है या कितना शार्प है कि आप उसको कोई चीज बता रहे हो और वो सीख जा रहा है। एग्जाम्पल दे रहा है, सम स्टूडेंट लर्न मैथ क्विकली, सम नीड मोर प्रैक्टिस।
मैं यहाँ पे कोई डालीमा नहीं दे रही हूँ, तो कमेंट मत करने लड़कियों को कम बोले लड़कों को ज्यादा बोले, बट लड़के मैथ ज्यादा क्विकली फास्ट सॉल्व कर लेते हैं, लड़कियां कम कर पाती है, तो वो उसका एग्जाम्पल बस ले लेना तुम लोग, यहाँ झगड़ा मत करना। नेक्स्ट, फिजिकल फैक्टर, हेल्थ, स्लीप एंड न्यूट्रिशन। अगर आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा नहीं है, आप बीमार हो, तो आप मोटिवेटेड कैसे रहोगे कोई चीज सीखने के लिए। लेकिन अगर आपका हेल्थ अच्छा है, ठीक है, आप थके हुए नहीं हो, तो आपको विलिंग रहेगा कि चलो मैं मोटिवेटेड हूँ, कोई नई चीज सिखाई जाएगी, हम सीखते हैं। ठीक, तीसरा तुम्हारा होता है कल्चरल फैक्टर, बैकग्राउंड कैसा है, वैल्यूज कैसी हैं, बिलीफ कैसा है उसे। मान लो अ स्टूडेंट फ्रॉम अ रीडिंग फ्रेंडली होम में रीड मोर। अब किसी किसी घर में अगर कोई पेरेंट्स होते हैं वो किताब लेके बैठे होते हैं, ठीक है, और एक पेरेंट्स है, एक फैमिली है जिसमें उसके मम्मी पापा फोन लेके बैठे होते हैं, तो उनका बच्चा क्या करेगा, जो देखेगा वही करेगा। तो ये होता है कि तुम्हारा बिलीफ क्या, तुम्हारी बैकग्राउंड और वैल्यूज कैसी हैं, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है आपके मोटिवेशन पे। ठीक है, अगर किसी घर पे जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रीड करते हैं, वो बुक किस लैंग्वेज का देखते हैं, ज्यादा उस पर एफर्ट करते हैं, तो बच्चा भी वही चीज पे ज्यादा फोकस करेगा। तो ये भी फैक्टर्स होते हैं जो मोटिवेट करते हैं लर्निंग को। नेक्स्ट आपका होता है लाइफ स्टाइल फैक्टर, कि आपके डेली रूटीन्स कहती है, आपकी हैबिट कहती है। कुछ स्टूडेंट्स को होते हैं कि मैं एग्जाम्पल दूँ, कुछ बच्चे सुबह लर्न करना बहुत ज्यादा सही समझते हैं कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ूंगा। कुछ जो बच्चे होते हैं वो रात भर पढ़ते हैं, सुबह सोते हैं, तो वो उनका डेली रूटीन है, तो उस बेस पे वो किस टाइम पे मोटिवेटेड होते हैं, ये भी एक होता है आपका। नेक्स्ट देते हैं, तो ये सारे जो पर्सनल कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपके मोटिवेशन को मतलब बढ़ावा देते हैं, और अगर ये चीजें नहीं आपकी सही है तो इसका मतलब कि आप मोटिवेटेड नहीं हो। नेक्स्ट देखते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर। आप बच्चों बहुत ज़्यादा शोर शराबा, नॉइज, लाइट कम हो गई है, ये सारी चीज़ें भी तो आती हैं, तो थोड़ा सा देखते हैं कि ये वो चीज़ें होती हैं आउटसाइड इन्फ्लुएंस, लाइक स्कूल, होम, टीचर एंड सोसाइटी। ये हमारे क्या होती है, बाहर होती हैं, जो हमें इन्फ्लुएंस करती है कोई चीज़ सीखने के लिए। अब टीचर की पर्सनालिटी कैसी है, ये भी तो हेल्प करती है कोई चीज़ सीखने में। अब फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर बहुत खड़ूस है, अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है, वो क्लास में एंटर करता ही बच्चों का मोटिवेशन डाउन हो जाता है, तो कहाँ से सीखोगे, नहीं सीख पाओगे ना, मन ही नहीं करेगा सीखने का। तो ये भी एक फैक्टर होता है जो आपको लर्निंग को एनहांस करता है। दूसरा, आपको मोटिवेट फील नहीं करेगा ना, अगर कोई अच्छा टीचर होगा तब तो आप मोटिवेटेड रहोगे कि हाँ ये सर या ये मैम आ रही पढ़ाने। और अगर कोई वैसे टीचर होगा जो मोटिवेट नहीं कर रहा है आपको पढ़ाने के लिए, तो आपको वैसे डर रहेगा। दूसरा, सिचुएशनल फैक्टर, दीज आर अनएक्सपेक्टेड लाइफ इवेंट और कंडीशंस, जैसे कि कोविड के टाइम पे था, ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग बिकम नेसेसरी, दिस अफेक्ट लर्निंग सिचुएशन। अब कुछ बच्चों को जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था उस टाइम पे नया नया था, तो कुछ बच्चों को दिक्कत हुई रहेगी, और कुछ बच्चों को वही अच्छा लगा होगा क्योंकि उनको स्कूल कॉलेज नहीं जाना पड़ रहा था। तो ये भी एक सिचुएशनल फैक्टर डिपेंड करता है कि किस फैक्टर में उनको मोटिवेटेड है, किस फैक्टर में मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, सपोर्टिव सिस्टम। इसमें क्या होता है, सपोर्ट सिस्टम जो फैक्टर होता है किस तरीके से करता है बच्चों, घर का इन्वायरमेंट अच्छा है कि नहीं है, टीचर का बिहेवियर कैसा है। अगर होम का इन्वायरमेंट अच्छा है तो बच्चा क्या होगा, सीखेगा जल्दी। और अगर होम का जो इन्वायरमेंट है वो नेगेटिव है, तो कोई भी बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वो नहीं सीखेगा उतना अच्छा जितना अच्छा जो पॉजिटिव होम में अगर इन्वायरमेंट है बच्चा सीखता है। तो यहाँ पे देखो वही दिया है, पॉजिटिव होम इन्वायरमेंट। इफ अ चाइल्ड गेट लव, सपोर्ट, encouragement at home, they feel safe and confident। सिंपल से बताया, किसी बच्चे को घर में लव, सपोर्ट और encouragement मिल रही है तो वो बच्चा क्या करेगा, वो सेफ फील करेगा और कॉन्फिडेंट रहेगा, जिससे क्या होगा, कोई भी अगर पेरेंट्स हेल्प विथ होमवर्क, अप्रिशिएट एफर्ट, चाइल्ड इज मोटिवेटेड स्टडी मोर। अगर घर से उसको प्यार मिला, मोटिवेशन मिल रहा है, और उसके पेरेंट्स उसको एनकरेज कर रहे हैं कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो वो बच्चा मोटिवेटेड रहेगा किसी काम को करने के लिए। जैसे उसके कंट्रास्ट में अगर उसे घर पे रोज झगड़े होते हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशन है, पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, तो वो बच्चा हमेशा फाइट्स देख रहा है पेरेंट्स की, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो डिप्रेस्ड रहेगा और डिस्ट्रेस रहेगा, तो वो सीख नहीं पाएगा। तो ये तुम्हारे सपोर्ट सिस्टम, घर से ही सपोर्ट आता है वो। और टीचर का भी सपोर्ट सिस्टम होता है बच्चों कि टीचर कितनी अच्छे से आपको पढ़ा रहा है, कितने अच्छे से नहीं। अगर टीचर का जो बिहेवियर है वो अच्छा है तो आप अच्छा सीखोगे, लेकिन अगर टीचर का बिहेवियर अच्छा नहीं है तो आप अच्छा नहीं सीखोगे। टीचर्स का भी फैक्टर यहाँ पे काम करता है, तो वो भी एक एग्जाम्पल है। अब बच्चों हमने एक बहुत बड़ा सा जो असेसमेंट वाला टॉपिक था, असेसमेंट ऑफ टीचर एंड लर्नर, वो खत्म कर लिया। अब हम प्लानिंग वाले पे आते हैं। तो प्लानिंग में हमारा जो टॉपिक है वो है करिकुलम प्लानिंग, ठीक है। तो करिकुलम प्लानिंग में सबसे पहले तो ये देखो करिकुलम क्या होता है। तो बच्चों देखो, करिकुलम का मतलब क्या होता है कि टोटल लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय ए स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ
कि नर्सरी से लेकर 12th तक आप क्या पढ़ते हो, वो एक करिकुलम के थ्रू डिसाइडेड था कि नर्सरी में पहले हमें अल्फाबेट पढ़ाने हैं कि ABCD, कलर्स के नेम्स याद कराने हैं, ठीक है। आप LKG UKG में जाते हो तो वहाँ पे थोड़ी और वर्डिंग बनाना सिखाते हैं, फिर सेंटेंस बनाना सिखाते हैं, फिर फर्स्ट में आपको क्या करते हैं, फिर उस सेंटेंस को रीड आउट करना सिखाते हैं। तो वो डिसाइडेड है कि किस तरीके से पढ़ाना है। अब हम एक करिकुलम लेते हैं नर्सिंग का ही, तो नर्सिंग जो करिकुलम है उसमें डिसाइडेड है कि मतलब 4 ईयर का कोर्स है हमारा, तो सेमेस्टर वाइज में डिसाइडेड था कि फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियो, साइको पढ़ाना है, इंग्लिश पढ़ानी है। सेकेंड सेमेस्टर में हमें ये पढ़ा, नर्सिंग फंडामेंटल हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये करिकुलम के बिहाव पे डिसाइड किया गया है। तो एक कॉलेज या स्कूल में जब हम जाते हैं तो वहां से निकलने के बाद, उस कोर्स को करने के बाद जो टोटल नॉलेज हम गेन करते हैं वो एक करिकुलम में डिसाइड होता है कि ये चीज हमें पढ़नी है, और इसके बाद ये जब ये कोर्स से निकलेगा तो इतनी चीजें उसके पास होंगी, ये नॉलेज होगा। कि करिकुलम में डिसाइड होता है कि बच्चा क्या पढ़ेगा उस संस्थान के जुड़ने के बाद इतने दिनों में, ये चीज होती है करिकुलम, ठीक। इसमें क्या होता है, व्हाट टू टीच, एक करिकुलम में होता क्या है, कंटेंट होता है कि पढ़ाना क्या है बच्चों को, कंटेंट ही पढ़ाएंगे ना बच्चों। दूसरा होता है हाउ टू टीच, कौन कौन सी मेथड यूज करके हम पढ़ाएंगे, एविएट्स यूज कर रहे हैं, प्रोजेक्टर यूज कर रहे हैं, हम प्ले के थ्रू बताएंगे, चार्ट पेपर यूज करके हम बता रहे हैं, या फिर हम डिबेट करा के बता रहे हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज करके हम रिटन में या ओरल में, मतलब या एक्स्ट्रा करिकुलम हम कुछ करवा रहे हैं, इन सारे मेथड्स का यूज करके हम सिखा रहे हैं। तो हाउ टू टीच, हाउ टू इवेल्युएट, अब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करा रहे हैं, समेटिव असेसमेंट करा रहे हैं, सेशनल करा रहे हैं, फाइनल करा रहे हैं, तो टेस्ट समय हम रेगुलर बेसिस पे 6 मंथ पे या 1 मंथ में कोई यूनिट खत्म होने के बाद हम असेसमेंट कर रहे हैं, ताकि बच्चों को हम इवेल्युएट कर पाए जो भी हमने करिकुलम में किया वो कितना सफल रहा, या क्या प्रॉस या क्या कॉन्स रह गए। इस चीज करने के लिए हम इवेल्युएट करने के लिए करिकुलम बनाते हैं। और ऑल प्लान्ड एंड अनप्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो भी हम गेन करते हैं वो सारे हमारे करिकुलम में आते हैं, ठीक है। समझ में आया करिकुलम क्या होता है? दोबारा पीछे जाना वीडियो, फिर से स्टार्ट करना करिकुलम जहां से मैंने बताया, और समझने की कोशिश करना कि करिकुलम क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब डेफिनेशन देखते हैं बच्चों करिकुलम की, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जॉन डेविड, इन्होंने कहा था कि जो करिकुलम होता है इज द ऑल एक्सपीरियंसेस दैट लर्नर गेट इन द स्कूल। इनके अकॉर्डिंग था कि करिकुलम ऐसी चीज होती है जब कोई बच्चा स्कूल में जाता उस टाइम पे उसके पास जितनी भी एक्सपीरियंसेस आते हैं उस टाइम पे वो तुम्हारे करिकुलम के थ्रू में आते हैं। दूसरा कहता है अकॉर्डिंग टू राल्फ टाइलर, इन्होंने कहा था कि करिकुलम इज अ प्लान फॉर लर्निंग, सीखने के लिए जो प्लान हम बनाते हैं वो करिकुलम होता है। ये बहुत इजी सा डेफिनेशन है बच्चों, तो करिकुलम का एक ही सबसे इजी सा डेफिनेशन याद करो कि जो करिकुलम होता है वो एक प्लान होता है लर्निंग के लिए। तो करिकुलम इज द प्लान फॉर लर्निंग। तीसरा है अकॉर्डिंग टू हिल्डा टाबा, इन्होंने कहा था कि जो करिकुलम इज अ प्लान फॉर लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिजाइन फॉर लर्नर। इन्होंने कहा था जो करिकुलम होता है वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस का प्लान होता है जिसमें क्या करता है, जो डिजाइन किया जाता है लर्निंग के लिए। कई सारे जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको जब इकट्ठा करते हैं ताकि कोई लर्नर उससे कुछ सीख सके, तो वो हमारा होता है करिकुलम। समझ में आया बच्चों करिकुलम क्या होता है? एक स्कूल में जाने के बाद या किसी कोर्स में जाने के बाद, एनरोल होने के बाद आप जो भी चीजें पढ़ते हो या जो एक्सपीरियंस आपने किया उस कोर्स के टाइम पे वो तुम्हारा होता है करिकुलम, ठीक है। ये चीज अब नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ करिकुलम, कितने टाइप से करिकुलम होते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा होता है फॉर्मल करिकुलम। इसमें अब फॉर्मल से ही पता चला कुछ ऑफिशियल सा होगा। ये अब जो फॉर्मल होता है इसमें क्या होता है जानते हो, ये पढ़ना आवश्यक ही होता है, ये बनाया गया होता है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि आप नहीं पढ़ोगे। तो ये जो करिकुलम होता है ये क्या होता है, ये ऑफिशियल होता है, ये प्लान होता है और ये रिटन होता है, ठीक है। मतलब ये लिखा हुआ होता है, प्लान किया गया होता है और ऑफिशियली प्लान किया गया होता है। इसमें जो टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं इसमें आपका क्या क्या होता है, सिलेबस, टेक्स्ट बुक, लेसन प्लान और एग्जाम। इसमें ऑलरेडी सारी चीजें लिखी गई होती है कि ये सारी चीजें कंपलसरी है। एक सिलेबस बनाया जाता है, उसके अंदर क्या क्या टेक्स्ट बुक डिसाइड होती है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारी नर्सिंग का तो फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे मैंने कहा एनॉट, फिजियो, सोशियो, साइको और नर्सिंग फंडामेंटल, ये चीजें इसको फर्स्ट सेमेस्टर में रखा गया। अब इसको जब रखा गया तो हमें उसमें क्या क्या सिलेबस डिसाइड किया था कि हमें नर्सिंग में कई चीजें पढ़नी होती है, उसके लिए बेस बनाना था। तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में उतनी चीजें रखी, हमने सिलेबस डिसाइड किया, उसके बिहाफ पे हमने ये डिसाइड किया कि इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में ये टेक्स्ट बुक रखते हैं, ये कोर्सेज रखते हैं, ये पढ़ना जरूरी है। तो ये फॉर्मली डिसाइडेड है कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमें वही कोर्सेज पढ़नी है, वही वही सब्जेक्ट पढ़ना है, ये चीज था, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसमें लेसन प्लान बनाते हैं और किस टाइम पे क्या एग्जाम्स होंगे ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। तो ये हमारा होता है फॉर्मल करिकुलम, जो हमें
ऑफिशियली प्लान होता है और रिटन होता है। ये जो करिकुलम होता है ये हमारा होता है फॉर्मल करिकुलम। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, जो नेक्स्ट हमारा इसमें एक एग्जांपल दिया इन नर्सिंग चैप्टर लाइक वाइटल साइन, एसेप्टिक टेक्निक, ड्रग डोज कैलकुलेशन, ये फॉर्मली इंक्लूड किए गए हैं सिलेबस में। स्टूडेंट आर टेस्टेड ऑन दिस कंटेंट इन एग्जाम। ये चीज ऑफिशियली अगर इंक्लूड किए गए हैं तो यही सारी चीजें क्या होगा तुम्हारे एग्जाम में आएंगी। अब जब एग्जाम में ये सारी चीजें, तो इसी बेसिस पे तो इवेलुएट किया जाएगा कि तुमको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, तुमने वो चीज सीखा कि नहीं सीखा। ठीक है, इन शॉर्ट व्हाट टीचर मस्ट टीच एंड स्टूडेंट मस्ट लर्न। इसमें ये होता है कि ये चीज टीचर ने सिखाई है तुमको, तो ये चीज टीचर को सिखानी ही है और ये चीज तुमको सीखनी ही है, ये जरूरी है। ये जो तुम्हारा होता है वो होता है फॉर्मल करिकुलम। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट होता है बच्चों तुम्हारा वो था फॉर्मल, ये हो गया तुम्हारा इनफॉर्मल। इसमें क्या होता है बच्चों, लर्निंग दैट हैपन आउटसाइड द टेक्स्ट बुक एंड बियॉन्ड द सिलेबस। ये जो लर्निंग होती है ये टेक्स्ट बुक के बाहर होती है और इस सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं होती है। ये नॉट ऑफिशियली, ये रिटन भी नहीं होती है, लेकिन इसमें बच्चा क्या कहता है नेचुरली सीख जाता है। ठीक है, एक्सपीरियंसेस से। जैसे नर्सिंग स्टूडेंट लर्न टीम वर्क, कम्युनिकेशन विद पेशेंट, एम्पैथी, रिस्पेक्ट, कल्चरल सेंसिटिविटी ड्यूरिंग क्लिनिकल पोस्टिंग। ये सारी चीजें तो किसी ने सिखाई नहीं ना, तुम्हारे कोर्स में थी कि तुमको एम्पैथी होना ही चाहिए। ठीक है, ठीक, अब तुमको बात करना आना चाहिए। अब वहां पे लिखा होता है कम्युनिकेशन, आप पढ़ते तो हो सब्जेक्ट में, लेकिन आप कर कैसे रहे हो ये आपने खुद एक्सपीरियंस किया, तुमने खुद सीखा। ठीक है, टीम वर्क में काम करना तुमने खुद सीखा, तुमको बताएगा कि टीम वर्क में काम करना, लेकिन कैसे करना है वहां पे सबको तुमको थियोरी पोर्शन में बताई गई थी, लेकिन तुमने खुद करके जब देखा उसके बाद जो तुमने सीखा वो तुम्हारा था इनफॉर्मल करिकुलम। ठीक है, ये तुम्हारा ऑफिशियली कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन तुमने ये चीज सीखी तो वो तुम्हारा होता है इनफॉर्मल करिकुलम। ठीक, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम तीसरा है तुम्हारे। ठीक है बच्चों, ये तीसरा है बच्चों। तो इसमें क्या होता है तुम्हारा, इसमें फोकस किया जाता है तुम्हारे सब्जेक्ट पे, जैसे कि मैथ, साइंस, नर्सिंग, फाउंडेशन, एनाटॉमी। टीचर टीचर्स टॉपिक बाय टॉपिक। इसमें क्या कहता है, टीचर आपको टॉपिक बाय टॉपिक सिखाता है। एग्जाम्पल, यू स्टडी एनाटॉमी सेपरेटली, देन फिजियोलॉजी सेपरेटली, देन फार्माकोलॉजी सेपरेटली। इसमें कह रहा है कि आप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पढ़ते हो, मतलब सब्जेक्ट सेंटर्ड चीजें पढ़ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। इसमें आप जो सीखते हो, ये जो करिकुलम बनाया जाता है ये बच्चे के इंटरेस्ट के बेस पे बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, फोकस इज ऑन द स्टूडेंट नीड, इंटरेस्ट एंड लर्निंग स्टाइल। स्टूडेंट पार्टिसिपेट मोर एक्टिवली। इसमें क्या होता है, ये जो करिकुलम बना है बच्चे के हिसाब से बनाया जाता है कि उसको क्या पढ़ना, उसका इंटरेस्ट कहाँ पे, उस बेसिस पे होता है। ठीक है, एक से एग्जांपल क्या है, इन अ नर्सिंग क्लास स्टूडेंट डिस्कस अ पेशेंट केस एंड सॉल्व इट टुगेदर। इसमें एक एग्जांपल दिया कि एक क्लास में क्या क्या है, बच्चे ने खुद एक केस चूज किया, उस पर डिस्कस किया और उसको प्रेजेंट किया, तो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से वो चीजें थी, तो उसमें एक्टिवली उसने पार्टिसिपेट किया। ये तुम्हारा होता है लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। अब एक्सपीरियंस बेस्ड या एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, इसमें स्टूडेंट लर्न बाय डूइंग, इसमें करके सीखता है, और इसमें जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो तुम्हारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या होता है, रियल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लर्निंग स्टूडेंट लर्न इंजेक्शन टेक्निक बाय प्रैक्टिसिंग इन द लैब रेदर देन ओनली रीडिंग। इसमें क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। इसमें सिर्फ थियरी पोर्शन पढ़ना सिर्फ नहीं होता, इसमें करके खुद सीखना होता है। तो इसमें रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से जो करिकुलम, ये जो करिकुलम बना होता है ये एक्टिविटी बेस्ड पे बनी होती है, कि बच्चा अपने एक्सपीरियंस सीखना चाहता है, उस बेसिस पे बनाई गई होती है जो करिकुलम, वो उसमें आती है। ठीक है, इंटीग्रेटेड करिकुलम। इंटीग्रेटेड में क्या होता है कि अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं उसको आपस में मिला के आप जो पढ़ते हो, जो करिकुलम बनाया जाता है वो होते हैं तुम्हारे इंटीग्रेटेड। इसमें क्या होता है, व्हेन अ लर्निंग अबाउट हार्ट फेलियर यू कंबाइन एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड नर्सिंग केयर। तो तुमने क्या किया, कई सारे सब्जेक्ट का तुमने कंबाइन करके पढ़ाई की, तो ये तुम्हारा जो करिकुलम होता है कई सारी चीजों को मिला के बना होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड करिकुलम। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं हिडन करिकुलम। ये क्या होता है बच्चों, ये बच्चा इनडायरेक्ट वे में सीखता है। थिंग्स स्टूडेंट लर्न इनडायरेक्टली नॉट फॉर्मली रिटन इन द सिलेबस। ये फॉर्मली रिटन नहीं होता सिलेबस में, लेकिन ये बच्चा इनडायरेक्ट वे में सीखता है, जैसे कि टीम वर्क, डिसिप्लिन, एम्पैथी ड्यूरिंग क्लिनिकल पोस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोर करिकुलम। ये क्या होता है, कॉमन सब्जेक्ट दैट एवरीवन मस्ट नो। ये ऐसा सब्जेक्ट, ये कोर जो होता है ये सबको आना चाहिए। ठीक है, जैसे ऑल नर्सिंग स्टूडेंट मस्ट लर्न फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। अगर नर्सिंग का देखा जाए तो हर एक नर्स को फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग पढ़ना कंपलसरी होता है, तो इसको बोलते हैं कोर करिकुलम। ठीक है, किसी एक चीज को, मतलब किसी एक कोर्स के लिए अगर हम बात करें तो जो सबसे बेसिक चीज जो सबको आना जरूरी है वो होता है तुम्हारा कोर करिकुलम। ठीक, नेक्स्ट
इलेक्टिव करिकुलम, इसमें बच्चा चूज करता है कि उसको क्या पढ़ना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट। इसमें से कि चूजिंग साइकाइट्रिक नर्सिंग, जैसे हम जब एमएससी करेंगे तो हम किस में करना चाहते हैं, तो हमारे ऊपर है। तो वो जो करिकुलम होता है वो इलेक्टिव करिकुलम के अंदर आता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो करिकुलम डिजाइन करने के लिए जरूरी है। तो पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव या गोल। आप जब कोई करिकुलम बनाने जा रहे हो तो पहले तो देखो कि उस करिकुलम के बनाने के बाद आप क्या गोल अचीव करोगे, क्या आप सोचिए, क्या विजन क्या है आपका उस करिकुलम को बनाने का। जैसे कि जब किसी ने सोचा होगा कि हमें नर्सिंग करनी है, मतलब नर्सिंग का एक प्रोफेशन की तरह लेके आना है, तो वहां पे उनका क्या गोल क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था। हो सकता है उनका गोल रहा हो कि हमें पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है ना। तो वहां पे मतलब वो उनका एक गोल और ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। तो यहाँ पे एक देखते हैं कि व्हाट डू वी वांट स्टूडेंट टू लर्न, हम क्या चाहते हैं कि बच्चा क्या सीखे, हमारा गोल और ऑब्जेक्टिव क्या है। एग्जाम्पल, नर्सिंग स्टूडेंट विल बी एबल टू मेजर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली। मान लो हमारा गोल ये था कि जो नर्सिंग स्टूडेंट है उसको बीपी लेना अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो उस बेसिस पे हमने क्या किया, करिकुलम को डिजाइन किया, ठीक। उसके बाद थिंक ऑफ दिस एज डेस्टिनेशन ऑफ ए जर्नी। आप ये शुरू करो कि लास्ट में जो हमारा होगा, जब हम करिकुलम प्लान करेंगे तो हमारा क्या था, गोल क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, कि बच्चे को बीपी लेना आ जाए, ठीक। तो उसको डेस्टिनेशन की तरह मानो कि हमें वहीं पहुंचना है कि बच्चे को बीपी लेना आ जाए। तो ये तुम्हारा क्या था, ऑब्जेक्टिव, एक गोल। जब भी तुम किसी करिकुलम को प्लान कर रहे हो तो उसको करने के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव या गोल होना चाहिए। दूसरा दूसरा कंटेंट एंड सब्जेक्ट मैटर। अब जब तुम उस चीज तुमने गोल बना दिया तो उसको करने के लिए, लास्ट में उस तक पहुंचने के लिए, तुमको सीखने के लिए तुम्हारे पास नॉलेज भी तो होनी चाहिए। तो नॉलेज के लिए तुमको कंटेंट चाहिए या सब्जेक्ट चाहिए। तो वही द एक्चुअल नॉलेज या टॉपिक टू बी टॉट, यहाँ पे तुम्हारे पास तुमको क्या नॉलेज उससे रिगार्डिंग चाहिए या क्या टॉपिक्स कवर करनी है उस चीज को सीखने के लिए। तुमको एनाटॉमी जानना पड़ेगा, फिजियोलॉजी सीखनी है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, नर्सिंग प्रोसीजर जो भी आती है, ये सारी एग्जांपल्स होती हैं। थिंक ऑफ दिस एज द मटेरियल दैट फिल द लेसन। इसको, इस प्रोसेस को, जो कंटेंट या सब्जेक्ट है, इसका जो मेन है, इसको तुम मैटर मटेरियल समझो जो तुम्हारा जो लेसन है उसको फुलफिल कर रहा है, ठीक है। अब उसको डेस्टिनेशन समझ रहे थे, इसको मटेरियल समझो कि इसका यूज करके तुमको वहां तक पहुंचना है, ठीक। अब नेक्स्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड टीचिंग मेथड। अब तुमको कंटेंट मिल गया, तुमने गोल डिसाइड कर लिया, कंटेंट मिल गया, अब कैसे वहां तक पहुंचोगे, हाउ विल दे स्टूडेंट लर्न इट, उस चीज को, उस प्रोसीजर को बच्चा कैसे सीखेगा। एग्जाम्पल, लेक्चर के थ्रू, स्किल डेमोन्स्ट्रेशन करके आप दिखा रहे हो, या क्लिनिकल में उसकी पोस्टिंग लगा रहे हो, या ग्रुप डिस्कशन के थ्रू सीख रहे हो, या लैब वर्क, मतलब आप कौन सा मेथड यूज करके उस चीज को सिखा रहे हो। तो ये तुम्हारा तीसरा था, लर्निंग एक्सपीरियंसेस या कौन से टीचिंग मेथड। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा एक्टिविटी करके सीख रहा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट एंड सीक्वेंस। अब इसमें हाउ द कंटेंट अरेंज स्टेप बाय स्टेप, सब बेसिक नर्सिंग, फिर इंटरमीडिएट नर्सिंग, उसके बाद एडवांस क्लिनिकल प्रैक्टिस, मतलब इजी से टफ की तरफ आप जाते हो, ठीक है। इस वे में इसमें आप कहते हो कि अरेंजिंग लेसन इन अ लॉजिकल ऑर्डर। अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चों को हम सीधा बीपी कफी पकड़ा देंगे, उसको साइट नहीं बताया, उसको हमने इंडिकेशंस दे दिए, कंट्री इंडिकेशंस दे दिए, उसकी थियोरी नहीं बताई, सीधा हमने कहा लो बीपी एपरेटस पकड़ो और बीपी ले लो, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो वहां पे हमें क्या है, उसको एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि पहले बच्चों को हम थियोरी बेसिस पे बताएंगे, फिर इसको क्लिनिकल में लेके जाएंगे, ठीक है, लैब में लेके जाएंगे, फिर हम करके पहले टीचर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा, फिर बच्चे तक पहुंचेगा, फिर उसको एक लिस्ट देंगे स्टेप वाइज स्टेप किस तरीके से करनी है। तो वो चीज की बात कर रहे हैं। अब लास्ट में इवोल्युएट। अब जब तुमने सीख लिया तो हम ये देखेंगे कि हाउ वी मेजर टू लर्न लर्निंग हैज हैपेंड। अब हम मेजर कैसे करेंगे कि जो हमारा लास्ट में गोल था, फिर हमने कंटेंट लेके आया, फिर मेथड क्या यूज किया, किस तरीके से इवोल्युएट करना है, ये चीज। जैसे एग्जाम्स करवाएंगे, स्किल डेमोन्स्ट्रेशन कराएंगे, ऑस्की कराते हैं, वाइवा कराते हैं, और क्लिनिकल परफॉर्मेंस असेसमेंट कराते हैं। और ये होता है कि हमने जो डेस्टिनेशन वहां पे सोचा था वहां तक हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे, इस चीज को करना हमारा क्या होता है, इवोल्यूएशन और असेसमेंट होता है, ठीक है। अब एक बार पीछे चलते हैं। हमारे जो 5 पेजेस में हमने क्या करा, करिकुलम को प्लान करने के लिए चाहिए था। पहला बच्चों मैंने कहा था कि तुम पहले डिसाइड करोगे ऑब्जेक्टिव और गोल। अब ये चीज हो गया तो तुमने उसके लिए कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर लेके कि पढ़ाना क्या है तुमको। फिर तुमने क्या किया, उस चीज को एक्सपीरियंस किया, उसमें अलग अलग मेथड्स यूज किए, तुमने उस चीज को सीखा। और जब तुमने उस चीज को सीखा तो उसमें ऑर्गेनाइज किया कि हम बेसिक की तरफ से एडवांस की साइड पे जाएंगे, ठीक है। उसके लास्ट में फिर ये सारी चीजें करने के बाद फिर इवोल्यूएशन, फिर तुमने एग्जाम दिया, फिर तुमने इसमें चेक किया कि जो तुमने गोल और ऑब्जेक्टिव बनाए थे तुमने वो चीज अचीव की है या नहीं की है, ठीक।
अब बच्चों वो हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं अप्रोचेस ऑफ करिकुलम डिजाइन। तो पहला होता है कौन कौन से हम जब करिकुलम डिजाइन करते हैं तो हमारा क्या अप्रोच है। एक तो सब्जेक्ट, लर्नर। अब सब्जेक्ट को हम ध्यान में रख के हम एक करिकुलम बनाते हैं, एक होता है लर्नर को ध्यान में रख के हम लोग बनाते हैं। तो पहला हमारा जो है सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच। इसमें क्या होता है, हम अकेडमिक सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं और इसमें जो हमारा नॉलेज होता है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है डिसिप्लिन वो में, जैसे कि एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी या सोशल, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं बच्चों, इसमें हमारा ऑलरेडी होता है डिसिप्लिन में डिसाइड होता है कि ये चीजें आपको पढ़। तो सब्जेक्ट को ध्यान में रख के, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि नर्सिंग फाउंडेशन, तो सबसे पहले हेल्थ और इलनेस से शुरू किया गया है ना। तो हेल्थ और इलनेस से क्यों शुरू किया, कहीं और से डायरेक्टली हम हेल्थ तो इतने दिन से जानते हैं, लेकिन बेसिक से शुरू किया उसने और वो चीज कंपलसरी ही था, डिसिप्लिन में बनाया गया कि पहले चैप्टर में हेल्थ और इलनेस पढ़ाएंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे फिर हम धीरे 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 करके आगे बढ़ेंगे, हम एक बैग नहीं बढ़ जा रहे हैं। ये चीज ध्यान देने की जरूरत थी, ठीक है। इसमें जो टीचर का रोल होता है सब्जेक्ट सेंटर में, इसमें क्या कहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन को डिलीवर कर रहा होता है और स्टूडेंट का रोल होता है कि इसमें इन्फॉर्मेशन को वो रिसीव कर रहा होता है, ठीक। अब दूसरा हम देखते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल दिया था कि करिकुलम हैज सेपरेट सब्जेक्ट इन ईच सेमेस्टर। अब हम जब करिकुलम, हमारे में क्या है कि हर सेमेस्टर में जो हमारा सब्जेक्ट है वो अलग अलग है। एनाटॉमी एक बुक में है, फिजियोलॉजी अदर में है। एडवांटेज इसका क्या है कि स्ट्रक्चर्ड होगा, क्लियर होगा कि हमें कौन सा क्या कैसे पढ़ना है, ईजी होगा। एसएस की एनाटॉमी की बुक अलग है, फिजियो की अलग है, तो एसेसिबल होगा। लेकिन इसमें ये होता है कि बच्चे इसमें बोर हो जाते हैं और इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है क्योंकि सब्जेक्ट ही है ना, इसलिए सॉरी। दूसरा हमारा होता है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। इसमें क्या होता है, इसमें स्टूडेंट के ऊपर फोकस किया जाता है, इसमें उसकी जरूरत क्या है, उसकी एबिलिटी कितनी है सीखने की, उसका इंटरेस्ट क्या है। और इसमें जो टीचर का रोल होता है वो फैसिलिटेटर मतलब गाइड की तरह काम करता है, ठीक है। और अभी मैंने पीछे बताया था टीचिंग स्टाइल में, तो यहाँ पे गाइड की तरह ही वो काम करता है। और स्टूडेंट का रोल होता है कि उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और खुद क्या करे, सीखने की कोशिश करता है इसमें, क्योंकि इसमें फोकस किया जाता है स्टूडेंट के ऊपर। इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट चूज एरिया फॉर क्लिनिकल इंटरेस्ट, की उसको पीडियाट्रिक में ड्यूटी करनी है, ऑन्कोलॉजी में, रिफ्लेक्टिंग जर्नल्स राइटिंग, रोल प्ले ऑफ पेशेंट इंटरेक्शन, इन सब चीजों से वो सीख रहा है। इससे क्या होगा, बच्चा जो होगा वो मोटिवेटेड होगा, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी और पर्सनलाइज लर्निंग होगी, ठीक है। लिमिटेशंस क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग, सिंपल सी बात है, बच्चा अगर ये सारी चीजें करे तो टाइम कंज्यूमिंग होंगे। सम स्टूडेंट में नीड मोर गाइडेंस, कुछ बच्चों को ज्यादा गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, तो टीचर का रोल यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अब हमारा तीसरा जो था बच्चों वो है प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच। प्रॉब्लम सेंटर्ड में क्या होता है कि बेस्ड ऑन द रियल लाइफ प्रॉब्लम, ठीक है, एंड सोशल इश्यूज इंटीग्रेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये अप्रोच हम फॉलो करते हैं। इसमें सोशल इश्यूज के ऊपर ये करिकुलम बना होता है हमारा। और इसमें क्या होता है, इंटीग्रेटेड डिफरेंट अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं उसको आपस में लाके हम यहाँ पे करिकुलम बना रहे होते हैं। इसमें टीचर क्या होता है, गाइड की तरह काम कर हेल्प करता है और स्टूडेंट क्या होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अ पेशेंट केस इज गिवन, जैसे कि किसी पेशेंट को डायबिटिक फूड लग सकता है, इसमें स्टूडेंट एनालाइज उसकी हिस्ट्री क्या है, उस पेशेंट को एसेस किया, उसके लिए नर्सिंग केयर प्लान डिजाइन किया उसने, ठीक है। उसके बाद उसने प्रपोज किया कि अगर इसको ये चीज है तो हम ये केयर उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसने प्रॉब्लम सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश की। इससे क्या होता है, बच्चों को रियल वर्ल्ड स्किल आ जाएंगे, टीम वर्क करना आएगा और क्रिटिकल रीजनिंग आएगी, ठीक है। और यहाँ पे इसकी लिमिटेशन ये है कि इसमें क्या, जो ट्रेनर है, जो टीचर है, वो हमारा जो गाइड है उसके पास ट्रेनिंग बहुत ज्यादा होनी चाहिए और रिसोर्सेज भी उसके पास अवेलेबल होना चाहिए कि वो बच्चों की भी हेल्प कर पाए, ठीक। तो हमारा क्या था, सब्जेक्ट हो गया, लर्नर हो गया और हमारा ये क्या था बच्चों, ये हमारा प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच। तीन तरह के अप्रोच होते हैं तो थोड़ा ध्यान देना। अब कौन कौन से फैक्टर है बच्चों जो करिकुलम को डेवलप करने में बढ़ावा देते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। अगर दीज आर द थिंग्स दैट शेप हाउ ए करिकुलम इज डिजाइन, ये सारी वो चीजें हैं जो बताते हैं कि करिकुलम के किस तरीके से होना चाहिए। अगर कोई करिकुलम सोसाइटी और कल्चर की वैल्यूज की रिस्पेक्ट कर रहा है तो वो करिकुलम क्या होता है, बढ़ावा देता है कि हाँ ये अच्छा है, ठीक। अगर कोई करिकुलम ऐसा है जिसमें वैल्यूज नहीं दी हुई है कल्चर की या सोसाइटी की, तो वो करिकुलम अच्छा नहीं, क्योंकि हमें ऐसा करिकुलम बनाना होता है जिससे पॉजिटिविटी आए, जिससे नॉलेज गेन हो या कुछ कंट्रास्ट ना हो किसी कल्चर को या सोसाइटी को। तो हमें ऐसी चीजें बनानी है। तो करिकुलम में हमें ध्यान किस चीज का देना है कि सोसाइटी और कल्चर की वैल्यूज की रिस्पेक्ट करता हो। दूसरा, लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखें कि अगर हम कोई करिकुलम फर्स्ट क्लास के बच्चे को हम डायरेक्टली हम
टेबल नहीं ना बताना शुरू कर देंगे कि हाँ 2 1 से 2 होती है, या हम 9 की टेबल नहीं ना बताएंगे, शुरू से शुरू करेंगे, तो उसके एज के अकॉर्डिंग हम करिकुलम, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम करिकुलम डेवलप करते हैं। तो ये देखना है कि लर्नर की जो विशेषता, उस बेसिस पे अगर हम कोई करिकुलम बनाते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तीसरा जो होता है टीचर्स रोल एंड कॉम्पिटेंसी, द टीचर्स स्किल, टीचिंग स्टाइल एंड नॉलेज शेप द करिकुलम। अगर टीचिंग की स्टाइल अच्छी हो, टीचर्स की स्किल्स अच्छी है, तो कहीं ना कहीं ये भी हेल्प करती है करिकुलम को डेवलप करने में और अच्छा बनाने में। नेक्स्ट जो हमारा होता है एजुकेशनल फिलोसफीज एंड गोल। अब हमने पिछली जब चैप्टर्स यूनिट 1 पढ़ा था उसमें हमने कई सारे फिलोसफीज, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, तो अलग अलग फिलोसफी की अलग अलग बिलीफ थी। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि एजुकेशनल फिलोसफी और गोल देखेंगे, व्हाट वी बिलीव अबाउट एजुकेशन। कोई इंसान या कोई बच्चा अपने एजुकेशन सिस्टम या क्या वो सीख रहा है उसके बारे में क्या वो बिलीफ रखता है, अगर ये चीज होता है, और लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है या नॉलेज बेस्ड लर्निंग वो सीखना चाहता है, तो अगर ये चीज हो रही है एजुकेशनल फिलोसफी की, अगर वो रिस्पेक्ट कर रहा है, तो ये भी करिकुलम अच्छा माना जाएगा। रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लासरूम, अगर ये सारी चीजें अच्छी हैं तो ये भी कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करेगा तुम्हारे करिकुलम डेवलपमेंट में, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज या रेगुलेटरी बॉडी है, अगर वो भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर रही है, गाइडलाइन अच्छा दे रही है और हेल्प कर रही है करिकुलम को डेवलप करने में, तो ये भी कहीं ना कहीं बढ़ावा ही देता है, ठीक। इकोनॉमिक कंडीशन, बजट अच्छी है, फंडिंग अच्छी है, किसी करिकुलम को डेवलप करने के लिए हिंडर नहीं हो रहा है, तो ये भी फैसिलिटेटर काम करेगा। टेक्नोलॉजी एसेस टू डिजिटल टूल, अगर टेक्नोलॉजी से सिमुलेशन, अगर किसी करिकुलम में आप डाल रहे हो कि सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, तो वहाँ पे उस टेक्नोलॉजी का एसेस, अगर उस करिकुलम के टाइम पे अगर आपने लिखा हुआ कि आपको सिमुलेशन बेस पे आपको लर्निंग करवानी है, तो आपको उस चीज़ों को एसेस करवाना होगा उस कोर्स के टाइम पे, और उस चीज़ को बताना होगा कि हाँ सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग तक मैकेन्स और लैब का प्रिपरेशन करवाना होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें फैसिलिटेट करती हैं आपके करिकुलम को, ठीक है। अब फैसिलिटेटर, थिंग्स दैट सपोर्ट करिकुलम, वही चीज है, गुड ट्रेनिंग, टीचर्स मेक करिकुलम डेवलपमेंट इजियर, गुड ट्रेनिंग फॉर टीचर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ लर्निंग मटेरियल एंड डिजिटल टूल्स, सपोर्टिव स्कूल मैनेजमेंट अगर है, क्लियर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव अगर आपका क्लियर है, और अगर आपका एडिक्वेट फाइनेंस या फंडिंग है, तो ये सारी चीजें करने के सपोर्ट कर रहे हैं आपके करिकुलम को बनाने में। इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट, एक्सपर्ट, पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट अगर है, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी गाइडलाइंस है, कम्युनिटी का सपोर्ट मिल रहा है, रिसर्च और एविडेंस बेस्ड प्लानिंग अगर आपका है, तो ये सारी चीजें सपोर्ट करती हैं आपको करिकुलम को डेवलप करने में, ठीक है। कौन कौन से बैरियर्स होते हैं जो आपके करिकुलम को मतलब ब्लॉक करते हैं कि करिकुलम ना बने? तो अगर बच्चों, अगर टीचर के पास नॉलेज नहीं है, टीचर अनट्रेन्ड है, तो वो करिकुलम कैसे डेवलप करेगा? तो ये भी क्या है, तुम्हारा एक बैरियर होगा। अब फंड पैसा ही नहीं है, करिकुलम कैसे बनाओगे? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे आप करिकुलम डेवलप कर रहे हो, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका बैरियर है। रजिस्टर्स टू चेंज, आपने करिकुलम ऐसा कुछ बना दिया था कि जो मतलब बदलने को रजिस्ट कर रहा, बदल ही नहीं रहा है अकॉर्डिंग टू द न्यू जनरेशन, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या है, आपका आपका वीक पॉइंट है या ब्लॉक करता है आपका करिकुलम को। कल्चरल या लैंग्वेज बैरियर, अगर आपने कुछ ऐसा लैंग्वेज यूज कर दिया है जो आगे वाले जनरेशन के लिए यूजफुल नहीं है, और आपने ऐसा कुछ है कि नेक्स्ट कोर्स के जो बच्चे हैं उस चीज को पढ़ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो उस करिकुलम को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लिमिटेड टाइम फॉर प्लानिंग, अगर प्लानिंग के लिए कम समय दिया गया तो भी क्या कहीं ना कहीं करिकुलम को डेवलप करने में ये भी बैरियर का काम करता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अगर है तो वो भी कहीं ना कहीं बैरियर है। लैक ऑफ स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, अगर कम है स्टेक होल्डर का इन्वॉल्वमेंट, तो कहीं ना जो बताते हैं कि हाँ करिकुलम अच्छा है कि नहीं है, अगर उनका इन्वॉल्वमेंट कम है तो भी कहीं ना कहीं बैरियर का काम करता है। लिमिटेड टेक्नोलॉजी एसेस, अगर टेक्नोलॉजी एसेस, कंप्यूटर नहीं है उनके पास, लैपटॉप नहीं है उनके पास, नेट नहीं है उनके पास, तो कैसे डेवलप करेंगे करिकुलम? तो ये भी कहीं ना कहीं बैरियर है। स्टूडेंट डाइवर्सिटी नॉट कंसिडर्ड, अगर स्टूडेंट अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग नीड होती है, अलग अलग, मान लो मेरी नीड है कि मैं हिंदी में पढ़ूँ और अगले इंसान की नीड है इंग्लिश में, और सिर्फ तुमने हिंदी में ही पब्लिश कर रखी है और स्टूडेंट की डाइवर्सिटी को ध्यान में नहीं रखा है, तो भी कहीं ना कहीं बैरियर होता है करिकुलम में, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है लर्निंग, राइटिंग लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। अब कैसे आप लिखते हो?
तो सबसे पहले आप दो चीजें बच्चों होती है, एक होता है जनरल ऑब्जेक्टिव, एक होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जब आप एक लेसन प्लान बनाते हो तो टीचर आपको हमेशा बोलते हैं कि बच्चों सबसे पहले जनरल ऑब्जेक्टिव लिखो एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखो। तो जनरल का एक ब्रॉड टॉपिक होता है बच्चों। जनरल आप जब एक टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उसके बाद लास्ट में आप उससे ओवरऑल क्या सीखोगी, वो आपका होता है जनरल ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जब आप जनरल ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए छोटे छोटे जो स्टेप्स लेते हो ना, कि जनरल से डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया, बहुत सारी चीजें जो करते हो आप एक लेसन प्लान के टाइम पे, या गिव मी 5 पॉइंट्स ऐसे कुछ करके, तो मतलब स्टेप बाय स्टेप्स को तोड़ा। उसके बाद फिर लास्ट में आपने क्या, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को यूज करके आप जनरल ऑब्जेक्टिव तक पहुंचते हो। तो पहले हम देखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। तो जनरल ऑब्जेक्टिव वो ओवरऑल एम ऑफ प्रोग्राम और लेसन। मैंने कहा ना कि अगर मैं नर्सिंग का एग्जांपल दूं तो लास्ट में आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है, तो ये आपका जनरल ऑब्जेक्टिव है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में कि आपने 4 साल में हर सेमेस्टर में अलग अलग चीजें पढ़े, कि आपने पहले नर्सिंग फंडामेंटल पढ़ा, फिर एमएसएन पढ़ा है, ठीक है, थर्ड ईयर में आपको ओबीजी पढ़ रहे हो, पीडिया पढ़ रहे हो, मेंटल पढ़ रहे हो, तो आपने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप वहां नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम क्रैक करने के लिए आपने यहाँ से सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया। तो वो चीज आपका क्या होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में, वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का यूज करके आप जनरल ऑब्जेक्टिव को पाते हो। तो ये चीज कह रहा है ब्रॉड होता है। इट्स से व्हाट नॉलेज और स्किल स्टूडेंट शुड गेन इन द लॉन्ग रन। जो मैंने कहा कि जो हमारा नर्सिंग कोर्स है वो लॉन्ग रन कोर्स है, ठीक है, तो लास्ट में आप क्या पाते हैं, वो जनरल ऑब्जेक्टिव है आपका, वो बिग गोल को डिफाइन करता है। इट इज शॉर्ट एंड स्टार्ट विद वर्ब लाइक। और जब जनरल ऑब्जेक्टिव आप लिखते हो तो उसमें हम शॉर्ट वर्ब यूज करते हैं, जैसे कि डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, अंडरस्टैंड एक्सेट्रा, और भी सारी चीजें होती हैं। एग्जाम्पल, स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड बेसिक ऑफ नर्सिंग केयर, ठीक, जिसमें तुमने अंडरस्टैंड यूज किया ना, तो ये चीज जो है ये तुम्हारा क्या जनरल ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होता है, दीज आर अ डिटेल्ड एंड मेजरेबल लर्निंग गोल, दे आर स्मॉलर, ये स्मॉलर स्टेप्स दैट हेल्प टू रीच द जनरल गोल। मैंने कहा ना ये छोटे छोटे स्मॉलर स्टेप्स लेके जो आप ताकि तुम जो जनरल गोल तुम्हारा जो ब्रॉड गोल है, बिग गोल है, वहां तक पहुंचो, वो तुम्हारा होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। और इसमें ये जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है ये तुम्हारा टास्क प्लस क्राइटेरिया दोनों का मिक्सअप होता है। बच्चों ये ध्यान देना, टास्क प्लस क्राइटेरिया जो होता है वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का तुम्हारा मतलब स्पेसिफाई करता है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट विल बी एबल टू लिस्ट 5 साइन ऑफ इन्फेक्शन। तो जो 5 साइन ऑफ इन्फेक्शन था, ये तो तुमने टास्क दे दिया कि तुम लिस्ट आउट करनी है कि 5 इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन क्राइटेरिया उसको, लेकिन जो तुम्हारा क्राइटेरिया था तुमने कहा 5 साइन। क्राइटेरिया क्या कि तुम 5 साइन लिखो, ये तुम्हारा क्राइटेरिया फिक्स हो गया कि तुमको 5 साइन लिखने हैं, ठीक है। तुमने उनको टास्क दिया कि लिस्ट साइन ऑफ इन्फेक्शंस, लेकिन वो जो 5 तुमने वर्डिंग दे दी वो तुम्हारा क्या था, क्राइटेरिया था। तो तुमने एक टास्क दिया फिर उस एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, तो ये तुम्हारा होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ठीक। तो तुम सिंपल से याद रखो, जो तुम्हारा जनरल ऑब्जेक्टिव है ये तुम्हारा बिग गोल होता है, और जो तुम्हारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है ये तुम्हारा स्मॉल गोल होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू राइट एन ऑब्जेक्टिव। तो एबीसीडी मॉडल हम यूज करते हैं बच्चों। सबसे पहले ऑडियंस, जब हम कोई ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं तो किसके लिए लिख रहे हैं, तो वो लर्नर होगा, ठीक। दूसरा बिहेवियर, व्हाट विल दे, वो क्या करेंगे, जैसे इसमें डिस्क्राइब, एक्सप्लेन द थिंग, या आइडेंटिफाई द प्रोसेस, कोई भी चीज है, ठीक है, या डेमोन्स्ट्रेट, तो उनका बिहेवियर। थर्ड होता है कंडीशन, अंडर व्हाट सिचुएशन, किस सिचुएशन में पीपीटी यूज कर रहे हैं, लेक्चर है, क्लासरूम है, किस सिचुएशन में वो उस चीज को कर रहे हैं। डी है तुम्हारा डिग्री, हाउ वेल, कितने अच्छे से, 5 आउट ऑफ 5, 90% एक्यूरेसी, करेक्टली विद इन 2 मिनट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें तुम्हारे डिग्री में आते हैं। एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट विल करेक्टली आइडेंटिफाई, ठीक है, एक स्टूडेंट तुम्हारा ऑडियंस था, आइडेंटिफाई किया तुमने, ठीक है, वो तुम्हारा बिहेवियर था। 3 रिस्क फैक्टर, तो तुमने वहां पे क्या कर दिया, 3 रिस्क फैक्टर तुम्हारा आ गया डिग्री में। एंड डी फॉर डायबिटीज आफ्टर अ लेक्चर प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे जो डायबिटीज ये तुम्हारी डिग्री डिफाइन की और लेक्चर प्रेजेंटेशन का यूज किया तो कंडीशन। तो ये सारी चीज यूज करके तुम एक ऑब्जेक्टिव के लिखते हो, ABCD, ऑडियंस, बिहेवियर, कंडीशन और डिग्री, ठीक। नेक्स्ट देखो, अब ब्लूम टैक्सोनॉमी का यूज करके हम कोई भी क्या करते हैं, लिखते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले क्रिएट, इवेलुएट, एनालाइज, अप्लाई, अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी, ठीक। अब आगे देखते हैं इसको वन बाय वन। तो पहला उनका था रिमेंबरिंग नॉलेज, ठीक है, यूज वर्ब लाइक डिफाइन, लिस्ट, रिकॉल, नेम, आइडेंटिफाई, लेबल। इसमें क्या था,
ए स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म सिजोफ्रेनिया। सबसे पहले इसमें क्या करता है, जब तुम ये चीज अप्लाई करते हो कोई सब्जेक्टिव लिखने के लिए, ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए, तो तुम क्या करते हो, सबसे पहले उस चीज के बारे में नॉलेज गेन करते हो। और जब तुम नॉलेज गेन करते हो तो डायरेक्टली हायर पे तो नहीं पहुंच जाते ना, तुमने नॉलेज गेन किया, तो नॉलेज गेन किया तो सबसे पहले क्या करो, उस चीज के बारे में डिफाइन, लिस्ट द टर्म, रिकॉल नेम, आइडेंटिफाई एंड लेबल। इजी वर्क तुमने यूज किया, ठीक। ये तुम्हारा था रिमेम्बरिंग, ये पहला ब्लूम टेक्सोनोमी का पहला स्टेप है। दूसरा तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग, अब तुमने उसके बारे में और डीप नॉलेज ली, तो वहां पे जो तुम वर्ब यूज करोगे, एक्सप्लेन दैट टर्म सिजोफ्रेनिया, ये समराइज सिजोफ्रेनिया, डिस्क्राइब सिजोफ्रेनिया, ठीक है, क्लासिफाई सिजोफ्रेनिया, तुमने उसके बारे में और डीप नॉलेज ली। पहले तुमको लिस्ट करने के लिए बात करता, डिफाइन करने की बात करता, अब उसके बारे में तुमको जब और डीप नॉलेज हो गई तो तुमने कंप्रहेंसिव नॉलेज हो गया, तो तुमने उसके बारे में एक्सप्लेन, समराइज, डिस्क्राइब या क्लासिफाई, मोर मतलब और कंप्रहेंसिव नॉलेज को ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट अप्लाई, अब जब तुमने इस चीज के बारे में कंप्रहेंसिव नॉलेज, तो उसको कहीं ना कहीं अप्लाई करोगे, तो अप्लाई करने के लिए अप्लाई, ये तुम्हारा एक वर्ब यूज होता है, या डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ, परफॉर्म, इम्प्लीमेंट, ये सारी चीजें क्या होंगी, एप्लीकेशन, तुम अप्लाई करके आप देख रहे हो तो उसके लिए वो वर्ब्स यूज होंगे। एनालाइजिंग, अब उसको तुम एनालाइज करो, तुमने अप्लाई किया, तुम देखो कितना सही है कितना गलत, तो उसके लिए क्या करो, एनालाइज वर्ड यूज करोगे, डिफ्रेंशिएट, सही गलत, कितना ये अच्छा था, कितना ये अच्छा था कि नहीं था, ठीक। कंपेयर कर रहे हो तुम, उसको कैटेगरी में बांट रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो, क्योंकि अब तुम एनालाइज कर रहे हो कि कितना सही है कितना गलत, अच्छा था, बुरा था, बहुत अच्छा था, ये चीजें। एग्जाम्पल्स देखते रहना कि आउटकम क्या निकलेगा, ठीक है। फोर्थ इसलिए तुम्हारा एनालाइज। फिफ्थ है तुम्हारे इवेलुएट, अब तुमने लास्ट में, अब तुम जस्टिफाई करोगे जो तुमने सीखा वो सही, मतलब तुमने कितना सीखा, ठीक है। एसेस, क्रिटिक, इवेलुएट, आर्गू, रेकमेंडेड, जब तुम यहाँ पे आर्गू करोगे तुमको पता चलेगा तुमको कितनी नॉलेज है, क्योंकि अगला कुछ बोलेगा तुम कुछ बोलोगे, तो वहां पे समझ में आएगा किसके पास कितनी नॉलेज आई, ठीक। नेक्स्ट तुम्हारा है क्रिएटिंग, अब तुमने जब वो सारी चीजें सीख ली, तुम इवेलुएट कर लिए, अब सिंथेसिस, डिजाइन, अब तुम खुद उतना हो कि तुम उसको डिजाइन करो, क्रिएट करो, डेवलप करो, फॉर्मुलेट और प्लान, ठीक। अब बच्चों एक बार फिर से हम ये जो लास्ट था उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा रुकना, ठीक। तो यही चीज था बच्चों, क्रिएट, इवेलुएट, एनालाइज, अप्लाई, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, नीचे से ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके लिए जो बेसिक रिकॉल फैक्ट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसके लिए हम डिफाइन, डुप्लीकेट, लिस्ट, मेमोराइज, रिपीट और स्टेट जैसे वर्ब यूज करते हैं। जब हम उसके बारे में थोड़ा और कंप्रहेंसिव नॉलेज देते हैं तो उसके बारे में हम ब्रॉड नॉलेज के लिए एक्सप्लेन जैसे वर्ब्स यूज करते हैं। जब हम उसके बारे में नॉलेज तो क्लासीफाई कर सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब उसके बारे में फिर हमने क्या किया, उसको अप्लाई किया अपने रियल लाइफ में, तो हम एग्जीक्यूट किए, इंप्लीमेंट किए, सॉल्व करने की कोशिश की, उसको मैंने यूज किया, बिकॉज अप्लाई किया, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, ठीक। उसके बाद फिर हमने एनालाइज किया कितना सही था कितना गलत। तो एनालाइज करने के लिए हमेशा दो चीजों का भी में कंपैरिजन करते हैं, डिफरेंशिएट, ऑर्गेनाइज, रिलेट, कंपेयर। उसके बाद अब हम जस्टिफाई कर रहे हैं डिसीजन लेने के लिए कि हमने जितनी चीजें अभी नीचे की उसको हम इवेलुएट कर रहे हैं कि कितना सीखा, तो हम डिफेंड किए, जज किए, सेलेक्ट किए, सपोर्ट किए। लास्ट में अब हम सभी चीजें कर चुके हैं तो क्रिएट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे न्यू ओरिजिनल वर्क, खुद की चीजें करेंगे। अब हम क्या करेंगे, डिजाइन, असेंबल, कंस्ट्रक्ट और डेवलप, फॉर्मुलेट, ऑथर और इन्वेस्टिगेट। ये सारी चीजें ब्लूम टैक्सोनॉमी के कोई भी इंसान सबसे पहले रिमेंबर करता है, फिर उसको समझता है, फिर उसको अप्लाई करता है, फिर उसको एनालाइज करता है सही था कि गलत था, फिर इवेलुएट करता है कि कितना, मतलब उसने जो सीखा वो कितना सीखा, फिर खुद जब ये सारी चीजें कर लेता है तो उसको खुद से क्या करता है, क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो ये तुम्हारे ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग था कि हाउ टू राइट अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव डाटा। अब बच्चों हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ कोर्स प्लान, यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान। तो एक मैं आपको पहले शॉर्ट सा बताती हूँ। जो आपका कोर्स प्लान होता है वो रोड मैप होता है किसी होल कोर्स का। अब जो हमारा नर्सिंग है बेटा, ये आपका कोर्स है, ठीक है, जिसको हम, इसका जो ड्यूरेशन होता है कोर्स प्लान का वो हमारा होता है फुल, या तो सेमेस्टर या तो ईयर।
और इसका जो फोकस होता है ओवरऑल गोल पे फोकस होता है कि कोई बच्चा जब वहां से निकले तो एक डिग्री लेके निकले या मतलब कुछ उसके पास हो, कुछ हासिल हो लास्ट में। इसके प्रिंसिपल अलाइनमेंट, सीक्वेंस, फिजिबिलिटी, लर्नर सेंटर और फ्लेक्सिबल। अब बच्चों कोर्स प्लान का मैं तुमको एक एग्जांपल देती हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो मैं वो लेके भी आऊंगी। कोर्स प्लान, आपके पास एक आईएनसी का मोटा सा सिलेबस होगा, इतनी मोटी सी सबके पास होता है, उसी में लिखा होगा कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कितनी कितनी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किस तरीके से पढ़ना है, सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, थर्ड में कौन से पढ़ना है, फोर्थ में कौन से पढ़ना है, फिफ्थ में क्या पढ़ना है, सिक्स में क्या पढ़ना है, सेवंथ और एट्थ में। उसके साथ साथ उसमें ये भी दिया हुआ कि कौन कौन से मॉड्यूल चाहिए उस कोर्स को लास्ट में कंप्लीट करने के लिए। हर सेमेस्टर में को पता है कि मॉड्यूल को चाहिए, कितने घंटे आपको थियोरी क्लासेस लेनी है, कितने घंटे आपको क्लिनिकल्स एरिया में जाना है, ठीक है। वहाँ पे हर एक चीज दी गई हो। एक डिग्री जो हमारा कोर्स है नर्सिंग, उसके लिए जो प्लानिंग की गई है कि उसको 4 साल में कंप्लीट करना, उसी में सारी चीजें इंक्लूड होंगी, उस चीज को करने के लिए जो भी एक थ्योरेटिकल चीजें दी गई है वो आपका होता है कोर्स प्लान, ठीक है। जो कोर्स प्लान होता है वो रोड मैप होता है किसी एक होल कोर्स का कि उस तक कैसे पहुंचना है। हमारे नर्सिंग को कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर ईयर सेमेस्टर तक जितनी भी चीजें रिटन में हमारे आईएनसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस दी गई है वो हमारा होता है कोर्स प्लान, ठीक। समझ में आई बात। दूसरा हमारा होता है यूनिट प्लान। जो बेटा हमारा यूनिट प्लान होता है वो डिटेल प्लान फॉर अ चैप्टर, फॉर एग्जाम्पल चैप्टर बोलो या सब्जेक्ट बोलो। अब जैसे चैप्टर की मैं बात करूं, अगर मैं आपसे कहूं बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं, हाँ एनाटॉमी में हमें कौन कौन से, हमने कहा एनाटॉमी में, या हम इसी की बात करें कि हमारे इतनी 8 यूनिट्स हैं, ठीक है। अब जो हमारे नर्सिंग एजुकेशन में 8 यूनिट, तो 8 यूनिट में हर एक यूनिट में दिया गया है कि जैसे मैंने ये सेकंड यूनिट है तो सेकंड यूनिट के अंदर मैंने कहा कि ये पोर्शन तुमको पढ़ना है, तो ये हमारा होता है यूनिट प्लान। एक यूनिट को पढ़ाने के लिए कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाने हैं, कौन कौन से मेथड चूज करने हैं, कितने टाइम में, उसका टाइम जो फिक्स होता है कि आपको ये वाली यूनिट 10 घंटे में खत्म करनी है, तो वो हमारा होता है यूनिट प्लान, ठीक है। इसमें क्या होता है 1 से या 2 हफ्ते का जो हम ड्यूरेशन रखते हैं किसी यूनिट को कंप्लीट करने के लिए, और इसमें यूनिट को कंप्लीट करना हमारा गोल होता है, ठीक है। इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो क्लियर होते हैं, कंटिन्यूटी को ये मेंटेन करता है, एक्टिविटी बेस्ड होता है और टाइम को मैनेज करने में हेल्प करता है यूनिट प्लान, ठीक है। हमारा जो तीसरा होता है बच्चों वो हमारा होता है लेसन प्लान। लेसन प्लान हर एक दिन, जब यूनिट प्लान में हमारे 5 टॉपिक है मान लो, ठीक है, तो अब 1 से 2 हफ्ते का टाइम चाहिए, तो अब 1 से 2 हफ्ते में मान लो यूनिट 2 मुझे 1 से 2 हफ्ते में कंप्लीट करना था, ठीक। उसके लिए 10 घंटे, तो पहले दिन जब मैं आई 1 घंटे का मेरा था, मान लो मैंने कहा कि असेसमेंट ऑफ जो मैंने असेसमेंट और प्लानिंग था, तो असेसमेंट वाला टॉपिक सिर्फ मुझे पढ़ाना था, तो असेसमेंट का जो टॉपिक था उसके लिए मैं लेसन को प्लान करके लाई कि मुझे बच्चों को आज डेफिनेशन बतानी है, टाइप्स बतानी है, लर्नर के टाइप्स बतानी है, टीचिंग के स्टाइल्स बतानी है। मैंने 4 टॉपिक सिर्फ लेके आए थे, तो उसके लिए मैंने डिसाइड किया कि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं बच्चों को आज असेसमेंट ऑफ टीचिंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग सिर्फ सिखाऊंगी, ठीक है, और मुझे 1 घंटे में सिखानी है। तो मुझे उसमें कौन सी एविएट्स यूज करना है वो मैंने प्लान कर लिया, और कितना कंटेंट मुझे डिलीवर करना है वो मैंने यूज किया, वो हमारा था लेसन प्लान। सबसे ब्रॉडर जो होता है वो हमारा कोर्स प्लान होता है। हमारा जो पूरा नर्सिंग है वो कोर्स है, उस चीज को चलाने के लिए हमें जो जो चीजें चाहिए होती है वो कोर्स प्लान होता है। अब हमारा जो कोर्स प्लान है उसमें कई सारे सब्जेक्ट है। अब अगर मैं नर्सिंग एजुकेशन को एज अ सब्जेक्ट रखूं उसमें 10 से 12 यूनिट है, तो उस चीज एक नर्सिंग एजुकेशन को पढ़ाने के लिए कितनी चीजों, कौन कौन से जो लेसन की जरूरत पड़ती है, कौन कौन सी यूनिट की जरूरत पड़ती है, कि इसमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए, वो जो कवर करता है वो हमारा होता है यूनिट प्लान। अब यूनिट में कई सारे सब हेडिंग और टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स को कवर करने के लिए जब हम प्लान करते हैं कोई चीज, तो वो हमारा होता है लेसन प्लान। समझ में आई। अब इस जो आपका ये जो एक डाटा ये टेबल दिया हुआ है, इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो दिस इज प्लान फॉर 1 क्लास। किसी एक क्लास के लिए आप लेसन प्लान बनाते हो, और ये 40 से 60 या 20 मिनट के ड्यूरेशन के लिए होता है, और इसमें टीचर ही आपकी क्या करता है, हेल्प करता है। टीचिंग आपका प्लान करके लेके आता है कि मुझे बच्चों को इतना ही डिलीवर करना है, ठीक है। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव का इसमें हम यूज करते हैं। तो ये बच्चे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अ कोर्स प्लान, यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान, ये सारी चीजें होती हैं, और ये उसका प्रिंसिपल होता है। अगर आप इतनी चीजें रट लेते हो ना बच्चों, तो आप लिख लोगे। ये बहुत मतलब इजी सा टॉपिक है। जो कोर्स प्लान होता है, फिर से मैं बता देती हूँ कि ये तुम्हारा रोड मैप होता है किसी एक कोर्स को अचीव करने के लिए, और उसी का जस्ट छोटे छोटे चैप्टर्स में अगर उसको आप तोड़ देते हो एक सब्जेक्ट को, तो उसमें जो चीजें बनी होती है वो तुम्हारा होता है यूनिट प्लान। और लास्ट में जो टॉपिक्स होती हैं एक यूनिट में, उसको पढ़ाने के लिए जो आप प्लानिंग करते हो वो तुम्हारा होता है लेसन प्लान।
तो बच्चों मेरा जो सेकेंड यूनिट होता है वो यहाँ पे होता है खत्म, असेसमेंट एंड प्लानिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस टॉपिक से भी, अगर आपको और डिटेल चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और मैंने जैसे कि बताया था स्टार्टिंग में कि हमारे ऐप पे आपको ये पीपीटी मिल जाएगी और उसका जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से जाके ऐप को डाउनलोड करना और पीपीटी को एक बार ज़रूर देखना, वीडियो को भी देखना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो विथ योर फ्रेंड्स अगर तुमको ये वीडियो अच्छी और नॉलेजेबल लगती हो तो। थैंक यू।